एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हानियो होता है और आज उसका एयरपोर्ट में पैसेंजर सर्विस की जॉब का पहला दिन था, जहां उसे अपने फ्रेंड कोयन का कॉल आता है जो उसे जल्दी से रेडी होकर ऑफिस आने के लिए कहता है ताकि वो मिस यांग की टीम में शामिल हो सके। अब आगे हम देखते हैं कि हानियो जल्दी से रेडी होकर ऑफिस जाने लगती है, पर जब वो रास्ते में होती है तभी वहाँ बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो दौड़ते हुए शेल्टर ढूंढती है। और उसी वक्त हानियो की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम लीसा होता है और जिस पर हानियो गलती से पानी उड़ा देती है, जिसके लिए वो उसे सॉरी भी बोलती है। पर वो लड़का हानियो की बात का कोई जवाब नहीं देता और तभी हानियो के गले का पेंडेंट उस लड़के के हाथ से चिपक जाता है, जिसे हानियो अलग करने की बहुत कोशिश करती है। पर तभी वो लड़का अपना हाथ हानियो से छुड़ाकर एक टैक्सी में बैठकर चला जाता है। अब हानियो की भी ऑफिस बस छूट जाती है और उस दिन भी वो ऑफिस लेट पहुंचती है, जहाँ में बताया जाता है कि हानियो ने असल में 1 साल पहले ही मिस यांग की कंपनी ज्वाइन करी होती है और पहले भी जब वो इंटरव्यू देने के लिए कंपनी आई थी तो वो लेट हो गई थी क्योंकि उसका एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मिस यांग हानियो को जॉब पर रख लेती है ताकि हानियो को इस जॉब को पाने के लिए की गई 3 साल की मेहनत वेस्ट ना जाए। और तभी बैकग्राउंड से आवाज़ आती है कि उस एक्सीडेंट की वजह से ही आज वो ये जॉब कर रही है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऑफिस में लेट पहुंचने की वजह से हानियो को मिस यांग की डांट पड़ती है और उसका सीनियर मैनेजर जिसका नाम क्वांग होता है वो भी मिस यांग से उसकी कंप्लेन करता है कि पहले ही दिन हानियो ऑफिस लेट आई है और वो अपने कलीग के ऊपर भी गुस्सा करती है। हानियो चुपके से अंदर आती है। उसके बाद मिस यांग को पता चलता है कि उनके स्टाफ के साथ एक आदमी की लड़ाई हो गई, तो वो इसे सॉल्व करने के लिए हानियो को भेजती है, जहां हम देखते हैं कि लीसा भी उसी डिपार्टमेंट में होता है और सीनियर मैनेजर लीसा को हानियो की मदद करने के लिए भेजता है ताकि वो कोई गलती ना कर दे। वहीं दूसरी तरफ हम हानियो को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है, जहां भागते भागते उसे अपने डैड की कही हुई बात याद आती है, जब उसके डैड ने उसे कॉम्पस वाला एक लॉकेट गिफ्ट किया था और कहा था कि उसे कभी भी रुकना नहीं है और सही रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है। जिसे याद करते हुए हानियो उस आदमी तक पहुंच जाती है जो गुस्से में टिकट मशीन को तोड़ रहा होता है। अब हानियो उस आदमी को रोकने की काफी कोशिश करती है, तो वो आदमी हानियो की बात नहीं मानता, जिससे हानियो को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो उस आदमी को कुछ भी नहीं कहती। जहाँ उसे याद आता है कि पहली वाली जॉब से उसे इसी वजह से निकाला गया था क्योंकि उसने पहले भी गुस्से में आकर एक पैसेंजर पर जानलेवा हमला किया था। अब वो पैसेंजर हानियो से बहस करने लगता है और हानियो के कुछ ना कहने पर वो इरिटेट होकर गुस्से में थप्पड़ भी मारने वाला होता है। पर तभी सही वक्त पर आकर लीसा उसे बचा लेता है और वहाँ सब कुछ सॉल्व कर देता है, जिसके बाद हानियो लीसा को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है, जहाँ उसे ये भी पता चलता है कि वो उसके ही डिपार्टमेंट में काम करता है। आगे हम देखते हैं कि ऑफिस में हानियो का सीनियर मैनेजर टिकट मशीन तोड़ने की वजह से उसे बहुत डांटता है, जिसके बाद मिस यांग आती है और हानियो को बैरियर्स को हटाकर सही जगह पर रखने के लिए कहती है। पर हानियो ठीक से काम नहीं समझती और हर बात पर सॉरी कहती है, जिसके लिए मिस यांग उसे डांटती है और लीसा को उसे सारे काम सिखाने के लिए कहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हानियो बैरियर्स हटा रही होती है और तभी वहां पड़े एक बैरियर से उसके हाथ पर चोट लग जाती है, पर लीसा वहां आकर उसकी हेल्प करने लग जाता है। लेकिन हानियो कहती है कि वो खुद ये काम कर सकती है, पर इसी बीच वो गिरने वाली होती है, पर लीसा उसे संभाल लेता है और उसे कहता है कि उसे कभी भी उसकी मदद की जरूरत हो तो वो उसे कह सकती है। फिर वो उसे उसके सीनियर मैनेजर क्वांग के बारे में पूछती है क्योंकि वो जानना चाहती है कि उन्हें कैसा काम पसंद है, जिससे कि वो हानियो के ऊपर गुस्सा नहीं हो। लेकिन लीसा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो स्टोरेज रूम में बैरियर्स रखने के लिए कहता है, पर क्योंकि वहां जाने का रास्ता थोड़ा कंफ्यूजन वाला था तो वो उसे पेपर पर लिखने के लिए कहती है। लेकिन हानियो उससे कहती है कि वो याद रख लेगी और जब वो उसे वहां जाने का रास्ता बताता है तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो बहुत दूर था। पर जब वो बैरियर्स लेकर स्टोरेज रूम ढूंढने जाती है तो हर बार की तरह वो रास्ता भटक जाती है, जिसके लिए फिर से उसे सीनियर मैनेजर से डांट पड़ती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हानियो उसके फ्रेंड कोयन को सारी बातें बताती है और कहती है कि लीसा ने जानबूझकर उसे रास्ता भटकाया ताकि वो टाइम पर ना पहुंचे और उसे मैनेजर से डांट पड़े। कोयन उसे कहता है कि वो उसे अच्छे से जानता है और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मार्क्स उसी के आए हैं और वो बहुत टैलेंटेड लड़का है जिसे सिर्फ अकेले रहना पसंद है। पर लोग उसके बारे में काफी रूमर्स फैला रहे हैं कि शायद उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। पर लीसा एक अच्छा लड़का है, ये एक पास्ट इंसिडेंट से प्रूफ हो गया है जब उसने एक बच्चे को लगेज की ट्रॉली से टकराने से बचाया था। और शौक वाली बात तो ये थी कि उसने एक हाथ से उस ट्रॉली को रोक लिया था। लेकिन ये सब सुनकर हानियो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। कोयन उसे कहता है कि उसे जूनियर समझकर माफ कर सकती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हानियो मिस यांग के पास जाती है और उन्हें कहती है कि लीसा उसका जूनियर है, फिर भी वो उससे क्यों काम सीख रही है। तो मिस यांग कहती है कि भले ही हानियो को वहाँ 1 साल हो गया है और लीसा को सिर्फ 4 मंथ्स,
लेकिन हानियों का पैसेंजर सर्विस में पहला दिन है, इसीलिए वो उसे बहस नहीं कर सकती और हार्डवर्क करके खुद अपना टैलेंट प्रूव कर सकती है। और इतना सुनकर हानियों वहां से जाने लगती है और तभी उसे वॉकी टॉकी पर लिसो का कॉल आता है, जहां उसे पता चलता है कि एयरपोर्ट पर एक बच्चा खो गया है जिसे उसे ढूंढना है। और जब वो लिसो के पास जाती है तो वहां उसे बच्चे की माँ दिखती है, जो लिसो से कह रही होती है कि वो उसके बच्चे को जल्दी से ढूंढ के ले आए। जहां उसे पता चलता है कि वो एक 31 साल का लड़का है जिसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और उसे ही ढूंढना है। लिसो उसे कहता है कि उन दोनों को मिलकर ये काम करना होगा। और तभी हानियों को भी कुछ याद आता है और वो उससे पूछती है कि वो दोनों पहले भी मिल चुके हैं। तो लिसो कहता है कि सारी लड़कियां उसे ऐसा ही कहती है। और दूसरी तरफ मिस यांग भी उसके टीम के साथ लड़के को ढूंढने निकल जाती है। हानियों और लिसो भी उसे ढूंढने निकल जाते हैं, पर एक जगह लिसो हानियों को वहीं रोककर चेक करने जाता है। और तभी हानियों को एक येलो जैकेट पहने लड़का दिखता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि वो वही लड़का है और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। और जब लिसो उसे कॉल करता है तो वो उसका फोन भी कट कर देती है, जिसके बाद एक नए पर्सन की एंट्री होती है जिसे शायद लिसो पहले से ही जानता है, लेकिन हम उसे आगे स्टोरी में जान पाएंगे। और दूसरी तरफ हम उस पागल लड़के को देखते हैं जो वहाँ खड़े प्लेन नंबर को टिकट से मैच करता है, जो कि अलग था। और इसी वजह से वो वहाँ के स्टाफ से पूछता है कि प्लेन चेंज क्यों कर दिया गया है। तो स्टाफ बताता है कि वो प्लेन अनलोड करने के लिए रखा गया है। और तभी उस लड़के का दिमाग खराब हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है, जिसे हानियों भी देख लेती है। और ये सब मिस यांग सीसीटीवी में देखकर अनाउंस कर देती है और स्टाफ को वहां पहुंचने के लिए कहती है, लेकिन हानियों का वॉकी टॉकी बंद होता है। लिसो स्टाफ से हानियों का नंबर लेके उसे कॉल करता है, पर हानियों बहुत घबराई हुई होती है क्योंकि वो पागल लड़का स्टाफ मेंबर को पीटने लग जाता है, जिसे हानियों रोकती है। लेकिन वो लड़का हानियों पर भी एक रॉड से हमला करने वाला होता है कि तभी लिसो वहां आकर उसे बचा लेता है और वो रॉड टेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से हानियों को याद आ जाता है जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ था तभी उसे लिसो ने ही बचाया था। उसके बाद लिसो उसे दवाई देता है जो उसकी माँ ने उसे देने के लिए कही थी, पर हानियों अभी भी उसी टेढ़ी हुई रॉड को देखकर थोड़ी शॉक थी। और फिर मिस यांग सभी स्टाफ के साथ वहां आ जाती है और ये देखकर लिसो उस रॉड को चेयर के नीचे ढकेल देता है, जहां दूसरी तरफ हानियों लिसो के बारे में ही सोच रही थी। लेकिन मिस यांग सीसीटीवी में लिसो को हानियों की जान बचाते हुए देखती है, जिसमें उसने वो रॉड मोड़ दी थी। और वही रॉड ढूंढने के लिए हानियों जाती है, लेकिन सफाई करने वाले ने उसे हटा दिया था। और तभी फिर से उसे लिसो दिखता है और वो उसे सवाल करती है, पर हमेशा की तरह वो उसे ऐसा ही कहता है कि वो उसे पहले नहीं मिला। हमें ली का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि उसे किसी की नजरों में आना पसंद नहीं है और ना ही वो कभी चाहता था कि उसे कोई याद रखे। पर फिर भी वो एक दिन हानियों से मिला जिसे वो हमेशा से याद था। जिसके बाद मिस यांग ली से कहती है कि उसने और मिस्टर चॉय ने सब कुछ सीसीटीवी में देख लिया है और अगर वो चाहता है कि किसी को उसकी सच्चाई पता ना चले तो उसे उसके आसपास हो रही चीजों को इग्नोर करना होगा। अब वहाँ एक स्टाफ को कोई अनजान आदमी कॉल करके कहता है कि उसने एयरपोर्ट में बॉम्ब रखा है, जिसकी वजह से वहाँ सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया जाता है। और दूसरी तरफ हानियों अपना काम करते वक्त अचानक एक आदमी से टकराती है जो उसे कुछ अजीब लगता है और वो कुछ देर बाद देखती है कि वही आदमी एक ब्लैक थैली को डस्टबिन में रखकर चला जाता है, जिससे कि हानियों उस थैली को थोड़ा सा खोल कर देखती है और डर जाती है और तुरंत ली को फोन लगाती है। पर हानियों को ऑफिस में ना देख क्वांग गुस्सा था, इसीलिए वो ली से फोन छीनकर हानियों को डांटने लगता है। पर जब मैनेजर क्वांग को उससे पता चलता है कि उसमें गोल्ड है तो उसके बात करने का तरीका ही चेंज हो जाता है। और दूसरी तरफ फिर से स्टाफ की एक लेडी को एक बैग मिलता है और वो सिक्योरिटी को बताती है, जिससे मिस्टर चॉय वहाँ का एरिया सील करवा देता है। जिसके बाद मैनेजर क्वांग हानियों के काम के लिए उसकी तारीफ करता है और हानियों खुश हो जाती है। पर इसके साथ ही ली उसे ऐसे किसी भी सामान को टच करने के लिए डांटता है, जिससे कि हान को लगता है कि वो उससे जलता है, पर असल में ली को उसकी फिक्र थी। अब इतना कहकर ली वहां से चला जाता है और हान भी उसके पीछे जाती है और बॉम्ब स्क्वाड को जाते देख उसके साथ चलने के लिए कहती है, पर ली उसे मना कर देता है। उसे ये सब करना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी में उसे ये सब करना पड़ रहा था। पर तभी पीछे से एक कपल आते हैं और डस्टबिन में कुछ ढूंढने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मिस यांग को दूसरे डिपार्टमेंट में वहाँ के हेड से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो यांग को उसके डिपार्टमेंट में आने के लिए रिक्वेस्ट करता है। पर जब वो बाहर आती है तो उसे वही आदमी मिलता है जिसे ली ने देखा था। और दूसरी तरफ हान देखती है कि वो बैरिगेट्स वहीं पर भूल आई थी, पर यंगजू ने उस बैरिगेट्स के बैग को सील करवाने के लिए लगा दिया था। जहां एयरपोर्ट पर हम देखते हैं कि उस बैग की चेकिंग हो जाती है और वो कपल उस बैग को ले जाते हैं। अब हान यंगजू को जब सारे बैरिगेट्स कलेक्ट करने के लिए कहती है तो वो उसे बहस करने लगती है,
लेकिन फाइनली वो उसकी मदद भी कर देती है। और जब हान बैरिकेड्स इकट्ठे कर रही होती है तो उसे फिर से वो कपल दिखते हैं और वो किसी से फ़ोन पर बात भी कर रहे होते हैं कि वो गोल्ड की थैली गायब है। और जब ली वहाँ आता है तो हान उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो स्मगलर्स हैं, पर वो उसे समझाता है कि ये सब इन्वेस्टिगेशन करना अलग डिपार्टमेंट का काम है। पर हान को तो बस सबको अपने काम से इम्प्रेस करना ही था, इसीलिए वो मिस्टर चॉय के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है और वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब हान जब ऑफिस में किसी को नहीं देखती तो वो खुशी से नाचने लगती है और तभी यांग आ जाती है। हान सोचती है कि वो भी उसके काम की तारीफ करेगी, पर ऐसा ना कहकर वो उसे सारा काम ली पर छोड़ने के लिए डांटती है, जिससे अपसेट होकर वो ली के पीछे हेल्प करने के लिए जाती है और उससे कहती है कि उसे तो खुश होना चाहिए कि यांग हमेशा से उसी की ही तारीफ करते आई है, पर हान जैसे लोगों को सबकी नज़र में आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। पर ली उसे कहता है कि हमेशा उसकी कोई तारीफ नहीं भी करेगा तो उसे क्या फ़र्क पड़ेगा, जिस पर हान कहती है कि ऐसा होगा तो सब उसे भूल जाएंगे। और बातों ही बातों में हान उसे बेवकूफ़ कह देती है, जिससे उन दोनों में बहस हो जाते हैं। पर फिर भी ली अपने आप को कंट्रोल करता है और हान को दूसरा काम बताता है, जिससे वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। और आगे चलकर हान को वही आदमी दिखता है जिसने ब्लैक थैली को डस्टबिन में रखी थी और वो छुपकर उस पर नजर रखती है। पर जब ली उस बॉम्ब रखने वाले आदमी की आवाज़ सुनता है तो वो उसे पकड़ लेता है, जो कि असल में उन कपल्स का ही बेटा था। और जब ली उसके फ़ोन से स्टाफ को कॉल लगाकर बताने के लिए कहता है तो हमें पता चलता है कि वो सब प्रैंक कॉल था, लेकिन वो लड़का उसे बहस करने लगता है, जिसकी वजह से ली उसका हाथ मोड़ता है। और ये सब मिस्टर चॉय सीसीटीवी में देख रहे होते हैं। अब जब उस लड़के को ऑफिस में उसके मॉम डैड लेने के लिए आते हैं तो वो उन्हें ऐसा प्रैंक करने के लिए वजह बताता है कि उसे उनके साथ जापान नहीं जाना था, इसीलिए उसने ये सब किया क्योंकि उसे उनके हेरा फेरी काम में साथ नहीं देना था। और उसने डस्टबिन में सोना रखने वाली बात भी सुन ली थी, जहाँ ये साबित हो गया था कि वो कपल्स स्मगलर थे। अब दूसरी तरफ सिक्योरिटी उस आदमी से इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, पर सिक्योरिटी को किसी का कॉल आ जाता है तो वो उस आदमी को जाने देता है, जहाँ हान उनसे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि उन लोगों के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। और ये जानकर हान बहुत दुखी होती है क्योंकि गोल्ड का ऑनर नहीं पकड़ा गया तो उसे कोई इनाम नहीं मिलेगा, और इसी वजह से मैनेजर भी उसे बहुत डांटता है। अब हान फिर से बैनर हटाने का काम कर रही होती है, जहाँ ली उसका ध्यान रख रहा होता है कि वो ठीक से काम कर रही है या नहीं, और वॉकी टॉकी से उसे गुस्से में बात करने के लिए सॉरी भी कहता है। अब हम देखते हैं कि मिस्टर चॉय ऑफिस में मिस यांग को ली के बारे में पूछताछ के लिए जाते हैं, पर वो उन्हें चुप रहने के लिए प्रॉमिस लेती है। अब हम हान और कोयन को देखते हैं जो कैंटीन में लंच कर रहे होते हैं, जहां वो ली को अकेले बैठे हुए देखती है। और जब मिस्टर चॉय उसके पास आकर बैठ जाते हैं तो वो उठकर वहां से चला जाता है, जहां हान ली का पीछा करती है और देखती है कि वो कप नूडल्स बनाकर खा रहा होता है। पर वो उसके लिए कुछ और भी खाने के लिए लाती है और कप नूडल्स बनाने लगती है, और अचानक गर्म नूडल्स ली के हाथ पर गिर जाता है तो हान जल्दी से उसके हाथ पर बर्फ लगाती है, लेकिन वो कहता है कि उसे दाएं हाथ और पैर में कोई दर्द महसूस नहीं होता। और इसीलिए ली मिस यांग से जॉब छोड़ने की बात करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सबकी नज़रों में आने लगा है। और वहीं दूसरी तरफ यांग दूसरे डिपार्टमेंट के हेड से कहती है कि वो ज्वाइन करने के लिए तैयार है, पर उसकी एक शर्त है कि उसके कुछ टीम मेंबर्स भी उसके साथ आएंगे। अब हम हान को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से बात कर रही होती है और उन्हें बता रही होती है कि ली को कितना भी मारो उसे दर्द नहीं होता। हम हानियों को देखते हैं और वो ली को और भी करीब से जानने के लिए उसे लंच पर इनवाइट करती है, लेकिन उसे ली से पता चलता है कि उसका ट्रांसफ़र होने वाला है। और जब वो मिस यांग से पूछती है कि उसका ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है तो वो बताती है कि वो अकेले नहीं बल्कि स्टाफ के सभी मेंबर्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। इसका मतलब था कि वो लोग अब नए डिपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाले हैं, जिसके लिए वो ली को बहुत डांटती है कि उसे ये सब पता था फिर भी उसने उसे नहीं बताया। और उसके बाद सब अपना सामान लेकर बस में चढ़ जाते हैं। अब यहाँ से स्टोरी में एक नई लड़की की एंट्री होती है और वो उसके लगेज पर लगी येलो स्लिप को देखकर थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि उसे इतने ज़्यादा सामान का टैक्स भरना होगा। जहाँ दूसरी तरफ हानियों और उसके स्टाफ के लोग दूसरे डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं और वहाँ हानियों को उसके टीम मैनेजर के रूप में फिर से वही आदमी दिखता है जिसका नाम मिस्टर शोनवू था और जिसने उसकी पिछली 2 मंथ की सैलरी भी काटी थी। और उसे देखकर हान छुपने जाती है, और जब उसके नए बॉस मिस्टर लीवू उसके पास जाते हैं तो उन्हें देखकर भी वो हड़बड़ी में अपना सारा सामान गिरा देती है। उसके बाद जब मिस्टर ली शोनवू को देखता है तो उसे पिछली एक बात याद आ जाती है, जब वो मिसेस यांग से मिला था और जब उसने उन्हें वहाँ से जॉब छोड़ने की रिक्वेस्ट की थी। पर जब मिसेस यांग उसे बताती है कि वो जो हमेशा से चाहता था वो उसे मिलने वाला है, मतलब कि वो मिस्टर शोन से मिलने वाला था। और तभी कुछ फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ गाड़ियों की आपस में टक्कर हो जाती है और अब सीन प्रेजेंट में आता है,
जहाँ हान ली के पास जाती है और उसे बाहर मिलने के लिए कहती है, जहाँ वो उसे मिस्टर ली का लड़कियों के लिए बिहेवियर बताती है कि वो हमेशा से लड़कियों से नफरत करते आए हैं। और तभी मिस्टर ली वो वहाँ पर आ जाते हैं और चुगली करने के लिए डांटते हैं, जहाँ शियोन भी हान और ली को साथ में देखकर थोड़ा नाराज हो जाता है। और ऐसा क्यों हो रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद मिस्टर कॉन्ग वहाँ सबको आपस में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जहाँ ह्योयंग और मिसेस यांग के बीच में थोड़ी बहस हो जाती है। और फिर वहाँ एंट्री होती है मिस्टर चॉय की, जिसका भी उसी दिन वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ था। और जब मिस यांग बाहर जा रही होती है तो मिस्टर चॉय उसे समझाने के लिए उसके पीछे आते हैं, लेकिन मिसेस यांग उसे उसके मामले में दखल देने के लिए मना करती है। उसके बाद ली हानियों को समझाता है कि अगर वो ऐसे ही सबकी डांट सहती रहेगी तो उसे सब दबाएंगे, इसीलिए अगर उसे किसी से शिकायत है तो वो क्लियर कर सकती है। पर नौकरी छूटने के डर से वो किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। और इतना कहकर वो दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, जहाँ फिर से हमें वही लगेज वाली लेडी को देखते हैं, जो वॉशरूम जाके अपना लगेज पर लगा येलो स्टिकर हटा रही होती है। तभी वहाँ यंगजू आ जाती है और ऐसा करते देख कस्टमर सर्विस को फोन लगा देती है, लेकिन वो लेडी उससे बहस करने लगती है। ये सब हानियों भी देख रही होती है और जब उस लेडी और यंगजू के बीच में हाथापाई होती है तो हानियों उसे रोकने के लिए उसके बीच में आती है, लेकिन वो लेडी उसे एक थप्पड़ लगा देती है और फिर से यंगजू उस लेडी का हाथ मोड़कर जमीन पर गिरा देती है। तब तक कस्टमर सर्विस वाले भी आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, जहां दूसरी तरफ मिस्टर चॉय और दे की जब ली से मिलते हैं और उसे हाथ मिलाने के लिए कहते हैं तो ली हाथ गंदे होने का बहाना करके वहां से चला जाता है। और इसी वजह से मिस्टर चॉय को उसके ऊपर शक होता है और वो दे को उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहते हैं। और ये बात ली मिसेस यांग को बताता है, लेकिन वो उसे वहां कुछ दिन रुकने के लिए कहती है। और ये सारी बातें हानियों पीछे से सुन रही थी। और दूसरी तरफ उस लेडी का सामान चेक हो रहा था और वो उसे डैड को बोलकर एयरपोर्ट बंद करवाने की धमकी देती है। वो लेडी हानियों और यंगजू की कंप्लेन करती है और इस मौके का फायदा उठाने के लिए ह्योयंग उस लगेज वाली लेडी की साइड लेती है और हानियों को डांटती है, लेकिन मिसेस यांग वहां पर आकर समझाती है कि सारी जिम्मेदारी पैसेंजर सर्विस की है, इसीलिए उन्हें दखल नहीं देनी चाहिए। और इतना कहकर मिसेस यांग और हानियों वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर चॉय हान को यंगजू के बारे में पूछते हैं कि वो उसे पहचानती है या नहीं, तो वो मना कर देती है क्योंकि वो उसका नाम नहीं लेना चाहती थी। अब मिस्टर क्वांग मिसेस यांग से मिलकर कहते हैं कि उसके स्टाफ ने उस लेडी के साथ बदतमीजी की है, तो वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे समझते नहीं। उल्टा उसे कहते हैं कि वो सिटी के बहुत बड़े पॉलिटिशियन की बेटी है और वो कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए उनके स्टाफ को उससे माफ़ी मांगनी होगी, जिसके लिए हानियों तैयार हो जाती है और वो क्वांग और यंग के साथ उससे माफ़ी मांगने जाती है, जहाँ ली भी वहाँ वाटर डिस्पेंसर ठीक कर रहा था। उसे देखकर हानियों को उसकी समझाई हुई बात याद आती है और वो उल्टा उस लेडी को माफ़ी मांगने के लिए कहती है, जिसे देखकर ली और यांग खुश होते हैं क्योंकि हान ने पहली बार अपने लिए आवाज़ उठाई थी। और ये सब सुनकर वो लेडी उन पर और भी ज़्यादा गुस्सा होती है और उन्हें धमकी देती है, लेकिन ली तो था ही समझदार, जिसने उसकी लॉयर से फ़ोन पर भी बात को रिकॉर्ड कर ली थी, जिसमें वो कह रही होती है कि ये सारी बातें उसके डैड तक नहीं पहुंचनी चाहिए और वो बस स्टाफ को उसके डैड की झूठी धमकी दे रही है, जहां स्टाफ के पास प्रूफ भी था उसे गलत साबित करने के लिए। दूसरी तरफ यंगजू भी पहुंच जाती है और हान कहती है कि सब कुछ सॉल्व हो गया है। और फिर मिसेस यांग उस लेडी को वार्न करती है कि उसका टैक्स भर दे। उसके बाद हान अकेले खड़ी होकर कुछ सोच रही होती है, तभी मिसेस यांग उसके पास जाकर उसके काम के लिए उसे अप्रिशिएट करती है, जिससे खुश होकर हानियो थोड़ा इमोशनल हो जाती है क्योंकि पहली बार मिसेस यांग ने उसकी तारीफ की थी। और ये सब होते हुए ली देखकर बहुत खुश हो रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि ली के दिल में हान के लिए कुछ तो था। और उसी वक्त सफाई वाले रोबोट की वजह से वो हान से टकराने वाला होता है और दोनों हंसने लगते हैं। और तब हान उसकी मदद के लिए थैंक यू कहती है। ली उससे कहता है कि उसने फिर से उसके हाथ के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की, तो वो कहती है कि वो उसे बार बार परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन ली उसे ये सब बताना चाहता था। तो वो बताता है कि पहले उसका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसके दाएं हाथ और पैर मुड़ गए थे। हान और ली को बातें करते देख शॉन कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद हान, कोयन, यंगजू और दे एक कैफे में चीयर्स करते हैं और वो सब वहाँ जॉब करने की वजह बताते हैं, जहाँ हान भी बताती है कि वो उसके डैड के लिए वहाँ है क्योंकि ये सब उसके लिए एक सपने से कम नहीं है, जहाँ लाखों तारे प्लेन्स के रूप में लैंड करते हैं। और दूसरी तरफ ली उसके डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ वो उसके हाथ चेक करते हैं, जो कि एक आयरन का हाथ था। अब शॉन बिना ऑफिशियल परमिशन के ली के डॉक्यूमेंट्स मंगवाकर देख लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसने खुद उसका एक्सीडेंट देखा था और वो बहुत बुरी तरीके से घायल होकर भी ठीक कैसे हो गया। बाद में हम हानियों को देखते हैं, जो अपना सामान लेके बस में रख रही थी क्योंकि उसकी लैंडलॉर्ड ने उसे घर खाली करवा दिया था, जहां बस में उसे बाजू वाली सीट पर ली दिखता है
जो बैठकर पुरानी बातों को याद कर रहा था, जिसमें उसका डॉक्टर एयरपोर्ट पर काम करने की वजह पूछता है, जहां ली उसे बताता है कि उसे प्यार हो गया है और उसे याद आ रहा था कि उसके एक्सीडेंट से उसकी जीने की इच्छा ही मर गई थी और वो व्हीलचेयर से सीढ़ियों से गिरकर सुसाइड भी करने वाला था, पर किसी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। और अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां हानियों को नींद में देखकर ली मुस्कुराता है। उसके बाद एयरपोर्ट पर एक आदमी नकली पासपोर्ट लेकर आता है, जिसे कस्टम सर्विस वाले चेक करते हैं तो उसे आगे जाने से मना करते हैं, लेकिन वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उनकी वाइफ को बेबी होने वाला है। उसके बाद ह्योयंग फिर से मिसेस यांग से बैरिकेड्स के लिए झगड़ा करती है, क्योंकि यांग ने उन्हें फिर से शॉप में रखवा दिए थे, क्योंकि उससे पैसेंजर्स को चोट लग सकती थी। जहां दूसरी तरफ हानियों उसका सामान लगेज रूम में रखने जाती है, लेकिन स्टाफ उसे सामान रखने से मना कर देता है और बेचारी हानियों अपना सामान लेकर इधर उधर घूम रही थी। पर तभी उसे युनको का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि वो उसके घर रह सकती है, लेकिन हानियों मना कर देती है। जहां ऑफिस में युनको की कलीग उसे छेड़ती है कि वो लड़की पटा रहा है, लेकिन युनको मुस्कुराकर कहता है कि वो सिर्फ उसकी दोस्त है। अब आज फिर से हानियों ऑफिस लेट आती है और क्वान हमेशा की तरह हानियों के लेट होने पर गुस्सा कर रहा था, जिसकी वजह से हानियों चेयर के नीचे छुपती है और फिर कॉन्फिडेंस से बाहर उठकर क्वांग के सामने बहाना बनाती है कि वो 1 घंटे पहले ही वहां आ गई थी, लेकिन वो राउंड पर गई थी, जिसके लिए क्वांग उसे नहीं डांटता है। उसके बाद ली हानियों के लिए कॉफी बना रहा होता है तो उसे उसके सामान के लिए पूछता है, तो हानियों उसे बताती है कि उसे कंपनी से 3 दिन बाद घर मिलेगा। ली के हाथ में गर्म कॉफी का मग देखकर हानियों उसे छीन लेती है और उसके हाथों को पकड़ के देखने लगती है, तो ली उसे कहता है कि वो ऐसे किसी के भी हाथों को पकड़ लेती है क्या। तो थोड़ा शर्मिंदा होकर हानियों उसके हाथ को छोड़ देती है और फिर ली वहां से पानी का डिस्पेंसर ठीक करने जाता है, जहां लिफ्ट में उसे सियोन मिलता है, जो उसे पूछता है कि 12 साल बाद भी वो जिंदा कैसे है, जिससे हमें पता चलता है कि सियोन ली के जिंदा होने से खुश नहीं था और यहाँ क्लियर हो गया था कि उस एक्सीडेंट में सियोन का कुछ तो हाथ था। इतना कहकर ली लिफ्ट से बाहर आता है, जहाँ रास्ते में उसे बचपन की बात याद आती है, जिसमें वो और सियोन साथ में नूडल्स खाते हैं और वो दोनों भाई हैं। अब प्रेजेंट सीन में ली को हानियों का कॉल आता है और वो उसे फोन पर एक फोटो भेजती है, जो वही नकली पासपोर्ट वाले आदमी का था और जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, जिसे बहुत पेन हो रहा था, और हानि उसी आदमी को ढूंढने के लिए ली को कहती है। दूसरी तरफ वो आदमी स्टाफ से उसकी वाइफ से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते। और इधर उसकी वाइफ मेडी सेंटर में दर्द से तड़प रही थी। उसके बाद जब ली डिस्पेंसर ठीक करवा रहा था तो उसे वही आदमी दिखता जो बहुत ही परेशान था। ली हानियों को कॉल करके कहता है कि उसे वो आदमी मिल गया है, लेकिन उसे अंदर आने की परमिशन नहीं है। उसके बाद वो आदमी वॉशरूम में उसकी वाइफ को कॉल करके सॉरी कहता है, क्योंकि वो उसके बच्चे को देखने नहीं जा सकता था। और तभी वॉशरूम के बाहर हानियों आती है और ली से कहती है कि उसे उस आदमी की मदद करनी चाहिए, लेकिन ली कहता है कि ये सब उसके हाथ में नहीं है। पर हानियों उसकी बात नहीं मानती और इमिग्रेशन ऑफिस की ओर जाती है और इस सिचुएशन को संभालने के लिए ली मिसेस यांग को कॉल करके बुलाता है। और जब हानियों ऑफिस में एंटर करने वाली होती है कि तभी मिसेस यांग वहां पर आकर उसे रोक लेती है, जहां दूसरी तरफ वो आदमी वॉशरूम से बाहर निकलकर स्टाफ को धक्का देके भागने लगता है, जिसे पकड़ने के लिए ली उसके पीछे भागता है और एक जगह वो आदमी ली के हाथ आने ही वाला होता है, पर वो आदमी पेन से ली के हाथ के ऊपर हमला कर देता है, जो उसके हाथ में धंस जाती है और ली पेन को हाथ से निकालने लगता है। और ये सब होते हुए सियोन भी देख रहा था। वो आदमी फिर से भागने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में फ्लोर से गिरने ही वाला होता है, लेकिन ली उसे एक ही हाथ से बचा लेता है। तब तक सिक्योरिटी भी आ जाती है, जिन्हें देखकर ली पेन और उसके हाथों को छुपा लेता है। दूसरी तरफ हानियों को मिसेस यांग समझा रही होती है कि जितना आसान वो हर काम को समझती है उतना आसान नहीं है। और तभी हानियों को यंगजू उस लेडी की बेटी का फोटो भेजती है, जिसे देखकर हानियों मिसेस यांग को कहती है कि एक पिता को उसकी बच्ची से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, जिससे मिसेस यांग को एक पुरानी बात याद आती है जब मिस्टर लीवू ने उन्हें बताया था कि हानियों को देखकर उन्हें मिसेस यांग की 18 साल पहले की मेहनत दिखती है। और मिसेस यांग भी हानियों की तरह बहुत मेहनत करती थी और इस बात से इमोशनल होकर मिसेस यांग इमिग्रेशन ऑफिस में जाकर स्टाफ से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाती। अब हम ली को स्टोर में अकेले बैठे हुए देखते हैं, जहाँ उसे हानियों का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उस लेडी की बेटी हुई है, लेकिन स्टाफ की ऐसी क्या मजबूरी है कि एक फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा, जिसे सुनकर ली अपना हाथ कवर करके उस फैमिली को मिलाने के लिए तैयार हो जाता है और देकी को कॉल करके उसकी मदद मांगता है और वो हानियों को भी अपने साथ ले जाता है। फिर वो आदमी के पास जाते हैं
जहाँ दे की कॉल पर सिक्योरिटी को ऑर्डर देता है और अब वो लोग उस आदमी को उसकी वाइफ और बेटी के पास ले जाते हैं, जहाँ सब थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और ये सब इमिग्रेशन ऑफिसर देख लेता है। फिर मिसेस यांग के स्टाफ को बुलाया जाता है और इमिग्रेशन ऑफिसर सबको परमिशन के बगैर ये सब करने के लिए वार्न करता है, जहाँ सब ब्लेम अपने आप पर लेते हैं। लेकिन मिसेस यांग और मिस्टर चोई अच्छे टीम मैनेजर की तरह जिम्मेदारी लेते हैं कि ये सब उनके कहने पर हुआ है, जहाँ ऑफिसर कहते हैं कि उन दोनों कपल पर इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर उन्हें वहां से भेजा जाएगा। पर उन कपल्स के लिए एक खुशी की बात थी क्योंकि उन्हें साथ में रहने का मौका मिला था। उसके बाद देकी और यंगजू को मिस्टर चॉय पनिशमेंट में रिटन अपॉलॉजी लेटर लिखने के लिए कहते हैं और मिसेस यांग ली को अब से सारा कंस्ट्रक्शन वर्क देखने के लिए कहती है और हानियों को 1 घंटे पहले आने के लिए ऑर्डर देती है। और जब हानियों और ली अपॉलॉजी लेटर लिख रहे होते हैं तो हानियों को मैसेज आता है और वो ली को बाय बोलकर चली जाती है। दरअसल उसकी मॉम आने वाली थी, जहाँ दूसरी तरफ युनको की कलीग उसे हानियों को अपने दिल की बात कहने के लिए कहती है। अब हम हानियों को उसकी मॉम का वेट करते हुए देखते हैं और उसके बाद जब प्लेन लैंड करने वाला होता है तो अचानक उसके साइड में आग लग जाती है, जिसकी वजह से सब पैसेंजर बहुत ही डर जाते हैं। युनको को कंट्रोल रूम से इमरजेंसी कॉल आता है और वो ये इमरजेंसी मैसेज सबको सेंड करता है। हम ली को देखते हैं जिसके हाथ में पेन से चोट लगने की वजह से उसका हाथ काम करना बंद कर दिया था और तभी मिस्टर सियोन वहां आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि उसे चोट लगी है तो वो उसकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो कहता है कि ये हेल्प उन्हें 12 साल पहले कर देनी चाहिए। अब हम सारे स्टाफ को इमरजेंसी प्लेन की लैंडिंग को कंट्रोल करते हुए देखते हैं, जहाँ ली हानियों को प्लेन की तरफ देखते हुए सोचता है कि शायद इसीलिए वो उस वक्त जल्दी में थी क्योंकि उसका कोई अपना आने वाला था। और कुछ देर की परेशानी के बाद प्लेन सेफली लैंड भी हो जाता है और आग बुझाई जाती है, जहाँ दूसरी तरफ हानियों दौड़कर बाहर जाने लगती है, लेकिन ली उसे रोकता है क्योंकि बाहर जाने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। और उधर ली मिसेस यांग को कॉल करता है और कहता है कि हानियों को उसकी मॉम से मिलने प्लेन में जाना है, लेकिन रूल्स की वजह से मिसेस यांग को उसे रोकना पड़ता है और यांग हानियों को सिर्फ वेट करने के लिए कहती है। मिसेस यांग की ये बातें सुनकर सियोन उसके पास जाता है, जहाँ सियोन को पता चलता है कि हानियों की मॉम उसी प्लेन में है। उसके बाद हानियों जा रही होती है तो ली भी उसके साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वो इस सिचुएशन में हानियों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन हानियों कहती है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी वहां ली को मैसेज भी आता है कि मिस्टर क्वांग उस पर बहुत गुस्सा है क्योंकि वो गायब था और उसे तो हानियों की हेल्प करनी थी, इसीलिए वो फिर से हानियों को कॉल लगा के उसकी मॉम का नाम पूछता है और तुरंत बस में बैठकर प्लेन की तरफ जाता है और प्लेन से उतरे हर एक पैसेंजर में हानियों की मॉम को ढूंढता है, जहाँ दूसरी तरफ हानियों सीढ़ी पर बैठकर परेशान हो रही थी। पर तभी सियोन उसके पास आता है और उसे बताता है कि किसी भी पैसेंजर को चोट नहीं आई है। दूसरी तरफ एक पैसेंजर पहले प्लेन से बाहर निकलने के लिए हानियों की मॉम को धक्का देके आगे निकल जाता है, जिससे नीचे गिरकर हानियों की मॉम के सर में चोट आती है, जिसकी वजह से ली को वॉकी टॉकी पर कॉल आता है और वो हानियों की मॉम को फर्स्ट एड देने पहुंच जाता है, लेकिन अभी वो उसकी मॉम को नहीं पहचान पाया था। और जब हानियों की मॉम पानी पीकर ली को ग्लास हाथ में देती है तो वो ग्लास को पकड़ नहीं पाता और वो ग्लास नीचे गिर जाता है, जिससे ली को पता चलता है कि फिर से उसका हाथ काम करना बंद कर चुका है और मेडिकल टीम को आते देख ली पीछे छुप जाता है। जब यंगजू उस लेडी को लेके वहां से जा रही होती है तो वो ली को पीछे छुपा हुआ देख लेती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। उसके बाद जब मिसेस यांग हानियों को पैसेंजर को फूड देकर मदद करते हुए देखती है तो वो उसे जाकर बताती है कि अब वो उसकी मॉम से मिल सकती है। अब हानियों के जाने के बाद यंग भी पैसेंजर की हेल्प करती है, जिसे मिस्टर चॉय देख रहे थे और सोच रहे थे कि यंग भी नर्म दिल की इंसान है। उसके बाद हम हानियों को देखते हैं जो अपनी मॉम से मिलकर बहुत ही खुश थी और ली भी पीछे से खड़ा ये सब देख रहा था। उसके बाद सियोन मिस्टर चॉय से मिलता है और उसे कहता है कि ली को लेवल 1 डिसेबिलिटी है, पर फिर भी वो एक नॉर्मल इंसान की तरह कैसे चल रहा है और क्या कभी चॉय ने उसका वॉकिंग डिवाइस चेक भी किया है। तो चॉय को मिसेस यांग की समझाई हुई बात याद आती है और वो सियोन को उसके मामले में दखल देने के लिए मना करता है। फिर पुलिस उस आदमी को अरेस्ट कर लेती है जिसने हानियों की मॉम को धक्का दिया था। अब एयरपोर्ट पर हमेशा की तरह नॉर्मल माहौल था और यंगजू दे से कहती है कि उसने ली को प्लेन में छुपते हुए देखा था जब वो हानियों की मॉम को लेने गए थे और दूसरी तरफ हानियों की मॉम घर जाने के लिए ट्रेन का वेट कर रही होती है और तब उनकी कॉल पर हानियों से बात होती है और वो हानियों को ली को थैंक यू बोलने के लिए कहती है, लेकिन हानियों को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके कौन से दोस्त ने उसकी मॉम को फर्स्ट एड दिया था। और फिर हानियों दे के पास जाके पूछती है तो दे बताता है कि
वो लोग जब तक वहाँ पर पहुंचे तब तक उसकी मॉम को किसी ने फर्स्ट एड दे दिया था। तो पास बैठी यंगजू कहती है कि ये बात उसे ली से पूछनी चाहिए और इसीलिए वो ली को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल देखकर भी अटेंड नहीं करता। और तब तक ली का डॉक्टर आ जाता है और उसे कार में बिठाकर ले जाता है। जहाँ दूसरी तरफ ली को ऑफिस में ना देखकर क्वांग गुस्सा हो रहा था। तभी मिसेस यांग आकर उसे कहती है कि ली की तबीयत ठीक नहीं है और वो उसे बताकर गया है। जहाँ हानियो ली को वहाँ ना देखकर परेशान थी कि आखिर ली को हुआ क्या है। और जब उसे यून का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए कहता है तो वो बहाना बना देती है कि वो एयरपोर्ट के बाहर है। पर जब यून को हानियो को एयरपोर्ट में देखता है तो वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। उसके बाद मिसेस यांग भी उसी जगह पर जाती है जहाँ ली हमेशा के जाने के बाद ली सोच रहा था कि उसे बस आम लोगों की तरह जिंदगी जीनी है और साथ ही वो हानियो को याद कर रहा था। और तभी हानियो ली को मैसेज करती है कि वो कैफे के बाहर उसका बैग लेके खड़ी है, लेकिन ली उसे नहीं मिल सकता था क्योंकि डॉक्टर ने उसे उसका मशीन वाला हाथ यूज करने से मना किया था। और डॉक्टर के मना करने के बाद भी ली अपना दाया हाथ जैकेट में छुपाकर हानियो के पास जाता है और छाता उसे देकर उसका बैग ले लेता है। हानियो उसे उसकी तबीयत के लिए पूछती है, लेकिन वो उसका कोई भी जवाब नहीं देता और वहां से जाने लगता है। और तभी हानियो पीछे से उसे पूछती है कि क्या वो उसकी मॉम से मिला था, लेकिन ली मना कर देता है। अब हानियो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ली सबकी मदद क्यों करना चाहता है। जहाँ हानियो उसे ये भी पूछती है कि वो क्या चाहता है, तो बस बहुत देर खामोश रहने के बाद ली हाँ में जवाब देता है कि वो उसे चाहता है। कि ली के उस रिप्लाई से हानियो तो सरप्राइज ही हो गई थी क्योंकि उसने तो कभी ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और हानियो ये बात युनको को भी बताती है जिससे वो थोड़ा दुखी भी हो जाता है। और हानियो युनको को कहती है कि वो ली को इस रिलेशनशिप में आने के लिए मना कर देगी। और दूसरी तरफ सियोन मिसेस यांग को बार बार एक ही बात पूछ रहा था कि आखिर वो ली को उसके डिपार्टमेंट में क्यों लेकर आई है और एक्सीडेंट में उसके हाथ पैर टूट गए थे और वो कभी नॉर्मल हो ही नहीं सकता था। तो मिसेस यांग उसे समझाती है कि एक चमत्कार भी हो सकता है। इधर हम ली को बुक शेल्फ के पीछे एक गेट ओपन करते हुए देखते हैं और वो उसमें से एक आयरन का हाथ निकाल कर देखता है और अपने आप को मिरर में देखकर कुछ फ्लैशबैक सीन याद करता है जब उसने हानियो को पहली बार कैफे में देखा था और उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ चीजों को इत्तेफाक समझा था, लेकिन वही रीजन बार बार उसे एक ही इंसान से मिलाए तो वो इत्तेफाक नहीं है। और इसीलिए उसने सोच लिया था कि वो उसी रात अपना हाथ ठीक करवाएगा, जिसके लिए वो उसके डॉक्टर के पास भी जाता है और अपना हाथ ठीक करवाता है। उसके बाद सुबह हानियो स्टोर रूम में अपना सामान कार्डबोर्ड के पीछे छुपा कर जाती है, लेकिन वो कार्डबोर्ड नीचे गिर जाता है। अब ली तो ऑफिस पहुंच चुका था और अपना काम कर रहा था, लेकिन हानियो तो ली को फेस करने से भी डर रही थी और पीछे छुपकर वो उसे मैसेज करती है कि वो रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। उसके बाद मिस्टर कॉन्ग एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें वो मिसेस यांग की तारीफ करते हैं कि जब से वो उनके डिपार्टमेंट में आई है तब से पैसेंजर सर्विस की शिकायतें कम हो गई है। और वो सबको ये भी बताते हैं कि आज अथॉरिटी के सीईओ आने वाले हैं। लेकिन सियोन मीटिंग खत्म होने से पहले मिस्टर चॉय से कहता है कि उनका एक एम्प्लॉय डिसेबल है और वो जो सपोर्ट डिवाइस यूज करता है वो साधारण नहीं है, इसीलिए वो चाहता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जहां मिसेस यांग इस बात को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर कॉन्ग कहते हैं कि एयरपोर्ट की सेफ्टी के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। और मीटिंग खत्म होने के बाद फिर से मिसेस यांग चॉय को ये इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए कहती है, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आने की वजह से वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। उसके बाद हम ली और हानियो को राउंड पर देखते हैं, जहां ली उसके साथ चलता हुआ मुस्कुराते हुए सोच रहा था कि वो तो बस हमेशा एक आम इंसान की तरह हानियो के साथ ऐसे ही चलना चाहता था। और तभी अचानक हानियो रुक जाती है और उसे कहती है कि पिछली रात जो भी हुआ वो भूल जाए, और वैसे भी वो उसके लायक नहीं है क्योंकि वो हमेशा गलती ही करती है और ली तो हमेशा से ही समझदार है और उन्हें मिले हुए इतना टाइम भी नहीं हुआ है। जिसे सुनकर ली हानियो को समझाता है कि प्यार तो किसी को देखते ही कुछ सेकंड्स में ही हो जाता है। ये सुनकर हानियो उसके थोड़ा करीब जाकर कहती है कि इसका मतलब ली को कुछ ही सेकंड्स में उससे प्यार हो गया था। जहाँ ली मन में सोच रहा था कि हानियो के लिए पहली मुलाकात उस बस स्टॉप पर थी, लेकिन उसके लिए तो कैफे में थी। और तभी पीछे आ रहे लोगों की टक्कर से हानियो ली से टकरा जाती है और ली का हाथ हानियो के हाथ में होता है। जहाँ फिर से हानियो ली के हाथ को नोटिस करती है, लेकिन ली अचानक से उसका हाथ छुड़वा देता है और अपसेट होकर वहां से चला जाता है। उसके बाद कुछ लोगों का ग्रुप मिस्टर लीबू को परेशान करने के लिए आता है। जहां मिस्टर ली उनकी बात नहीं मानते तो वो सब अपने कपड़े उतारकर वहीं लेट जाते हैं, जिसे देखकर सारा स्टाफ परेशान हो जाता है। और जब ली ऑफिस में आता है तो मिसेस यांग उसे वहीं रोककर अकेले मिलकर समझाती है कि कुछ दिन वो इधर उधर ना घूमे, क्योंकि मीटिंग के वक्त सियोन ने उस पर काफी सवाल उठाए थे
और उसने मिस्टर चॉय को उस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था, जिसे सुनकर ली बहुत गुस्सा भी हो जाता है और ये सारी बातें पीछे खड़ी यंगजू भी सुन रही थी। उसके बाद जब हानियो ऑफिस में एंटर करती है तो जमीन पर उसे सोते हुए लोग दिखते हैं जो कि हानियो को पहले से ही जानते थे। और जब क्वांग हानियो से पूछता है कि वो उन्हें कैसे जानती है तो हानियो मुस्कुराते हुए कहती है कि ये वही लोग हैं जिनकी उसने कॉलर पकड़ी थी और किक भी मारी थी। उसके बाद हानियो जब ऑफिस में एंटर करती है तो उसे सियोन मिलता है और वो उसे कैबिन से ऑरेंज नोट वाला एक डॉक्यूमेंट लाने के लिए कहता है, जहां हानियो को ली का एक डॉक्यूमेंट भी दिख जाता है जिससे उसका सारा सच सामने आ जाता है और ये सब सियोन की एक साजिश थी। उधर मिस्टर चॉय सीसीटीवी में ली की वही वीडियोस देख रहे थे जिसमें उसने सबको बचाया था। उसके बाद ली सियोन को अकेले मिलकर पूछता है कि वो उसे इतनी नफरत क्यों करता है, तो सियोन कहता है कि उसने पहले भी ली को समझाया था कि उसके आसपास ना रहे और उसका पीछा ना करे, फिर भी वो नहीं माना और एक्सीडेंट करवा लिया। पर असल में सियोन की वजह से ही उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसे सुनकर ली बहुत गुस्सा होता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और फिर से पुरानी बात याद करता है जब वो सियोन के साथ एक छोटे भाई की तरह रहना चाहता था, लेकिन सियोन उसे दूर रहने के लिए कहता है और वहां से जाने लगता है। और उसे याद आता है कि उसकी कोई चीज कैफे में रह गई थी और तभी अचानक कुछ बदमाश आते हैं और उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। और जब ली सियोन को वो चीज उसे देने चाहता है तो सियोन की ऐसी हालत में उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बदमाश उसे वैन में बिठाकर ले जाते हैं और ली भी वहां पर एक स्कूटर से उसका पीछा करता है, जिसे देखकर वो लोग वैन को रिवर्स लेते हैं और ली उसे टकराकर वहीं गिर जाता है, जिससे उसके दाएं हाथ और पैर टूट जाते हैं और सियोन उसकी मदद करने के बजाय वहां से भाग जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और ली सियोन को कायर बोलकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर ली को परेशान करने आए लोग अभी तक वहां से नहीं गए थे, इसीलिए मिस्टर कॉन्ग सिक्योरिटी टीम को बुलाते हैं और उनके बीच हाथापाई होती है और तभी सीईओ भी वहां आ चुके थे और ये सीन देखकर वो फिर से वहां से चले जाते हैं। उसके बाद मिस्टर ली भी उन लोगों को वहां से जाने के लिए कहते हैं और वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी को कॉल आता है कि लगेज रूम में अनजान बैग मिले हैं जो कि असल में हानियो के ही थे और क्वांग को ये बात पता चली तो हानियो को तो उनकी डांट का शिकार बनना ही था। अब शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद ली हानियो को अकेले अपने सामान के साथ बैठे हुए देखता है और उसके पास जाकर पूछता है कि उसे अभी तक घर नहीं मिला। तो हानियो बताती है कि बस एक दिन बाद उसे घर मिलने वाला है, तब तक वो होटल में रहेगी। और कुछ देर चुप रहकर ली उसे कहता है कि वो उसके घर पर रह सकती है। तो हानियो कहती है कि वही क्यों, और बस ली कह देता है कि उसे चाहने के लिए उसे कुछ ही सेकंड्स लगे थे और याद करता है जब उसे कैफे में पहली बार देखा था और उसे देखते ही रह गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि हानियो कैफे के ऑनर की बेटी थी क्योंकि उसने हानियो का फोटो ली को बताया था। हम देखते हैं कि ली हानियो को अपने घर ले जाता है और उसे कहता है कि वो बेड पर सो सकती है, लेकिन हानियो उसे मना कर देती है। और जब ली अंदर चला जाता है तो हानियो सामान लेकर बाहर जाती है और तभी ली उसे रोक देता है। तो हानियो का मानना था कि वो दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते क्योंकि उसे कुछ सेकंड्स का प्यार समझ में नहीं आता। तो ली कहता है कि इसका मतलब वो ली को भी पसंद नहीं करती है, लेकिन हानियो उसकी पसंद नापसंद का कोई जवाब नहीं देती। फिर ली कहता है कि फिर अब तो वो उसके घर रुक सकती है क्योंकि वो अब उसके लिए कुछ भी नहीं सोचेगा। अब ली हानियो के लिए कुक भी करता है। जहाँ दूसरी तरफ हम मिसेस यांग और सियोन को देखते हैं, जहाँ मिसेस यांग कहती है कि ली ने उसे बताया था कि सियोन तो उसके बड़े भाई जैसा है और ली तो एयरपोर्ट पर काम करना ही नहीं चाहता था। तो सियोन कहता है कि ली भले ही उसे अपना बहुत कुछ मानता था, पर जब वो सियोन के आसपास रहता था तो हमेशा उसके साथ गलत ही होता था और एक्सीडेंट का जिम्मेदार भी वो खुद ही है। सियोन बताता है कि उसके अकेले के साथ ही वो सब नहीं हुआ था। इधर हानियो और ली साथ में डिनर करते हैं और जब हानियो पानी का ग्लास उठाने लगती है तो ली भी उसी ग्लास को पकड़ता है। और वहाँ ली याद कर रहा था कि जब डॉक्टर ने उसे पूछा था कि उसने हानियो को सच बताया या नहीं, लेकिन ली ये कभी नहीं चाहता था कि हानियो को ये सब पता चले। यहाँ हानियो के मन में भी बहुत सारे सवाल थे पर वो ली से पूछना नहीं चाहती थी। उसके बाद ली को चॉय का कॉल आता है और चॉय उसे अगले दिन मिलने बुलाता है। अब अगले दिन यंगजू भी ली के घर के पास अपना सामान शिफ्ट करने लगती है और हानियो जब नींद से उठती है तो वो नाश्ते की टेबल पर ली का नोट देखती है कि वो ऑफिस जल्दी चला गया। अब ली मिस्टर चॉय से मिलता है जहां वो ली से उसकी सपोर्टिंग डिवाइस की चेकिंग के लिए कहते हैं और चॉय बताता है कि उसे ऑर्डर है और उसे सपोर्ट डिवाइस की चेकिंग करनी पड़ेगी। चॉय उसे 1 हफ्ते की वार्निंग देता है और कहता है कि या तो वो साबित करे कि उसका डिवाइस सेफ है या फिर वहां से नौकरी छोड़ दे। और इतना कहकर चॉय वहां से चला जाता है। उसके बाद जब हानियो ली के घर से ऑफिस के लिए निकल रही होती है
तो उसे यंगजू मिलती है और वो उसे फिर से उसके दोस्त के बारे में पूछती है। अब हानियो इधर फंस चुकी थी। फिर हानियो ऑफिस में ली को देखती है तो उसे कॉल लगाती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता है। तो हानियो उसे मैसेज करती है कि वो उससे मिलना चाहती है, और जब ली आता है तो उसे स्टोर रूम में ले जाकर कहती है कि यंगजू भी उसके घर के पास ही शिफ्ट हो गई है, और अगर उसे पता चल गया कि वो ली के घर में रह रही है तो ये बात सब जगह फैल जाएगी। तो ली कहता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, पर हानियो का मानना था कि अगर यंगजू को पता चल गया तो सबको ऐसा लगेगा कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। पर ली उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वो यंगजू को समझा देगा। अब हानियो के जाते ही ली नोटिस करता है कि स्टोर रूम में पहले से कोई था और वो उन दोनों की बातें सुन रहा था, पर जब वो बाहर देखता है तो वहां पर कोई नहीं था। इधर मिसेस यांग और ह्योयंग एक ही जगह के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि मिसेस यांग को वो जगह स्टाफ लॉन्च के लिए चाहिए थी। अब वो दोनों सियोन के पास जाते हैं और कहते हैं कि उसने ये जगह किसे दी है, तो वो बताता है कि वो तो एयरलाइंस को ही दी जाएगी। जिसे सुनकर यांग और ह्योयंग बहस करने लगते हैं, जहां सियोन उन्हें समझाता है कि जिसे वो जगह चाहिए उन्हें डॉक्यूमेंट्स तैयार करके उसे बताने होंगे। अब मिसेस यांग और ह्योयंग दोनों ही अपने अपने स्टाफ को ये काम देते हैं, जहां मिसेस यांग काम ली को देती है क्योंकि वो ज्यादा इंटेलिजेंट था। उसके बाद हानियो जाते वक्त यंगजू को उसके कलीग से बातें करते हुए दिखती है और सोचती है कि वो सब उसके लिए ही बातें कर रहे हैं। जिसके बाद यंगजू हानियो से ली के बारे में पूछती है, पर हानियो हाइपर होकर कहती है कि वो हमेशा उसका और ली का ध्यान क्यों रखती है, जिसकी वजह से सब लोग उसके ही तरफ देखने लगते हैं। और हानियो शर्मिंदा होकर एक जगह पर जाकर बैठ जाती है, जहां उसके पास एक ओल्ड मैन बैठा होता है, और उसे देखकर वो उसकी लाइफ के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताता है जो बिल्कुल सच थी। दूसरी तरफ ली सियोन को स्टाफ लॉन्च के लिए प्रेजेंटेशन देता है, और जब यून कैंटीन में बैठा होता है तो आसपास के लोग हानियो और सियोन की ही बात कर रहे थे कि वो दोनों कपल्स हैं, जिससे यून को गुस्सा होकर उनके बीच में जाकर पूछता है कि यह अफवाहें कौन फैला रहा है। इधर क्वांग और मिसेस यांग को भी पता चलता है कि हानियो और ली कपल्स हैं, और जब हानियो और ली ऑफिस में कुछ बातें कर रहे थे तो क्वांग वहां आकर उन्हें परेशान करने लगता है, जिससे पूरे ऑफिस में पता चल जाता है कि वो दोनों कपल्स हैं। और इस बात से गुस्सा होकर हानियो यंगजू के पास जाके उसे डांटने लगती है, उसे लड़ने लगती है। लेकिन यंगजू कहती है कि उसने किसी को कुछ भी नहीं कहा और ना उसे पता था कि वो जिस घर से निकली है वो ली का है। और तभी ली भी वहां पर आ जाता है और हानियो को बताता है कि जब वो दोनों स्टोर रूम में थे तो वहां पर कोई और भी था और उसी ने ये बातें फैलाई है, जिससे हानियो बहुत दुखी होती है और चली जाती है। उधर हमें पता चलता है कि सियोन स्टाफ लॉन्च की जगह ह्योयंग को दे देता है और उसने ये सब ली को नीचा दिखाने के लिए किया था। और इस बात से मिसेस यांग काफी गुस्सा होती है और क्वांग भी सारा दोष ली पर ही डालता है कि उसने ही सही से प्रेजेंटेशन नहीं दी होगी, जिस बात से ली बहुत गुस्सा होता है और उसे कहता है कि हानियो की इसमें कोई गलती नहीं है। जहां मिसेस यांग भी क्वांग को डांटती है और उसके बाद ली वहां से जाते जाते सबको कहता है कि वो हानियो को चाहता है, लेकिन वो उसे नहीं चाहती। उसके बाद ली हानियो को कॉल लगाता है, लेकिन वो अकेले बैठकर रो रही थी। अब सियोन के स्टाफ में से एक आदमी को कॉल आता है जो कहता है कि वो ली और हानियो से माफी मांगे, नहीं तो वो उसके सारे राज खोल देगा। असल में वो आदमी युनको था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओल्ड मैन सियोन पर ही नजर रख रहा था। उसके बाद ली जब घर पहुंचता है तो उसे हानियो मिलती है, क्योंकि उसे उसके नए घर में शिफ्ट होना था। तो ली कहता है कि वो एड्रेस ढूंढने में उसकी मदद कर सकता है, और जब वो एड्रेस देखता है तो पता चलता है कि वो उसके पास वाला ही घर है। अब हानियो वहां रहना ही नहीं चाहती थी और वहां से निकलने लगती है, लेकिन ली उसे रोक देता है और कहता है कि दुनिया में इत्तेफाक जैसी कोई चीज नहीं होती और हमारे साथ जो भी होता है वो किसी वजह से ही होता है। और ये सुनकर हानियो को उसके डैड की याद आ जाती है और वो ली से पूछती है कि क्या वो उसके डैड को जानता है। तो ली पास्ट याद करता है, जहाँ में पता चलता है कि ली को सुसाइड करने से रोकने वाले हानियो के डैड ही थे और दोनों भाई को नूडल्स देने वाले भी उसके डैड ही थे। और ये सब सोचने के बाद ली हाँ में जवाब देता है, जो कि हानियो को उसके फादर के बारे में बता रहा होता है कि वो हानियो के डैड को बहुत पहले से ही जानता है और वो हानियो से अलग होने के बाद से ही बच्चों के लिए कहानियां लिखने लगा। और वो ये भी शुरू से जानता था कि हानियो उनकी ही बेटी है, पर यह बात ली ने कभी हानियो को नहीं बताई। जहां वो हानियो से ये भी छुपाता है कि वो उसके डैड से तब मिला जब वो व्हीलचेयर पर था और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, और जिस तरह से वो हानियो के डैड से मिला उसी तरह हानियो भी ली से पहली बार उस कॉम्पास की वजह से मिली थी। और यही नहीं, हानियो के डैड ने हानियो की फोटो बहुत पहले ही ली को एक बार दिखाई थी, जिससे ली उसे जानता था। अब हानियो अपने पापा के बारे में सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और वो ली को उसके पापा के बारे में
और भी बहुत कुछ बताने के लिए कहती है। पर क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी तो ली हानियू को वापस उसके नए घर भेज देता है। हानियू जब अपने नए घर जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात यंगजू से होती है और वो हानियू की रूममेट थी। जिसके बाद हानियू को ली का कॉल आता है, जहाँ हानियू उसे उसके पापा के लिए बताने पर थैंक्स बोलती है और सो जाती है। जिसके बाद अगले दिन उठकर वो किचन में पानी पीने लगती है। पर तभी वहाँ यंगजू आ जाती है और वो उसे समझाती है कि वो हानियू के साथ कुछ भी शेयर नहीं करेगी और हानियू को अपना सामान खुद ही लाना पड़ेगा। जिसके बाद वो एयरपोर्ट जाते वक्त ली से यंगजू के बारे में बात करती है और तभी वहाँ यून को आ जाता है और वो ली को देखकर उसके सामने हानियू और उसकी फ्रेंडशिप के बारे में बातें करने लगता है और ली को वहाँ अकेला छोड़कर वो दोनों बस में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग एयरपोर्ट पर बने एक गेट को चेक कर रहे होते हैं क्योंकि उसका डोर हैंडल टूट चुका था और तभी चॉय वहाँ से गुजरता है और उसे याद आता है कि वो हैंडल तो ली के हाथों से टूटा था। पर तभी उसे एयरपोर्ट के अंदर चेकिंग एरिया में बुलाया जाता है क्योंकि वहाँ एक आदमी अपनी चेकिंग करवाने से मना कर रहा था और हम उस आदमी के साथ एक और आदमी को देख पाते हैं जो कि इन सब चीजों पर नजर रख रहा था। जिसके बाद ली और हानियू भी अपने स्टॉप पर उतर जाते हैं और वहाँ यून को ली को हाउस पार्टी में मिलने के लिए कहता है और इधर यंगजू के दोस्त भी यही प्लानिंग कर रहे होते हैं कि यंगजू के नए घर मिलने पर वो एक हाउस पार्टी करेंगे। पर इसके लिए यंगजू उन्हें मना कर देती है। अब हानियू और ली को चेकिंग एरिया में भेजा जाता है क्योंकि एक तो वहाँ वो आदमी अपनी चेकिंग करवाने से मना कर रहा था और दूसरी तरफ एक आदमी ने गार्ड्स के साथ लड़ाई करना चालू कर दिया था उसके सिर पर पानी गिराकर। अब हम देखते हैं कि जो आदमी चेकिंग करवाने से मना कर रहा होता है उसे संभालने चॉय आ जाता है, जहाँ यंगजू उस दूसरे आदमी के हाथ में अलग पासपोर्ट देखकर समझ जाती है कि वो भी इन सब में मिला हुआ है, जिससे कि चॉय उन दोनों को अरेस्ट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ली हानियू से पार्टी देने के बारे में पूछता है और हानियू उसे बताती है कि उसने कोई पार्टी नहीं रखी है, जिस पर ली उसे कहता है कि उसे तो पार्टी बहुत पसंद है, पर हानियू अपनी स्ट्रिक्ट रूममेट की वजह से पार्टी नहीं रख रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब चॉय उन लोगों को अरेस्ट करके जा रहा होता है तो उस दूसरे आदमी के लोग चॉय को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक पैसेंजर से लड़ाई करने लगते हैं और वो दोनों चॉय से बचकर भागने लगते हैं। पर तभी ली और हानियू भी वहां आ जाते हैं, जिससे कि एक आदमी हानियू से टकराने वाला होता है, पर ली हानियू को बचा लेता है और उस आदमी को नीचे गिरा देता है, जिससे वो वापस अरेस्ट कर लिया जाता है। पर दूसरे आदमी को वो पकड़ नहीं पाते और यंगजू को चोट भी आ जाती है। अब ली और हानियू उस जगह जाते हैं जहाँ उस पैसेंजर ने गार्ड पर पानी डाल दिया था, तो वो देखते हैं कि वो पैसेंजर वहाँ मौजूद दोनों गार्ड से लड़ाई कर रहा होता है। और उधर जब चॉय उस आदमी की तलाशी लेता है तो उसमें से उसे ड्रग्स के पैकेट्स मिलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियोन उन दोनों गार्ड्स की गलती ना होने पर भी उन्हें पैसेंजर से माफी मांगने के लिए कहता है और यहाँ तक कि सियोन की वजह से एक गार्ड को नीचे बैठकर भी सॉरी कहना पड़ता है। पर तभी वहाँ चॉय आ जाता है जो कि सारे सिचुएशन को संभालता है और हानियू चॉय को उस एक्सीडेंट की एक फुल वीडियो दिखाती है, जिसमें चॉय को पता चल जाता है कि ये सारी गलती उन पैसेंजर्स की ही थी और इसीलिए चॉय उन पैसेंजर को वहां से भेज देता है। और चॉय की डिसीजन से वो गार्ड्स काफी खुश भी होते हैं, पर इस बात से सियोन बहुत नाराज होता है और चॉय को अपना काम पूरा करने के लिए कहता है। अब हम देखते हैं कि जब हानियू वापस से अपने कैबिन जा रही होती है तो वहाँ उसे यंगजू और उसके हेड दिखते हैं, जहाँ यंगजू का हेड उसे अपना ध्यान रखने के लिए कह रहा होता है क्योंकि उसे बहुत चोट आई थी। पर फिर भी यंगजू उसे रूडली बात करती है और यंगजू के जाने के बाद हानियू उसके हेड से मिलती है। अब रात को यंगजू के दोस्त और उसका हेड उसके घर हाउस पार्टी करने के लिए आ जाते हैं, जिन्हें असल में हानियू नहीं बुलाया था और इस वजह से हानियू घर से बाहर चली जाती है। ली उसे मिलने आता है और वो दोनों वॉक पर निकल जाते हैं और ली हानियू का हाथ पकड़कर उसे किस करने ही वाला होता है, पर तभी उन्हें कुछ लोग की आवाजें आती है और जब वो दोनों वहां जाते हैं तो वो देखते हैं कि दिन में जो आदमी पुलिस से बचकर भाग गया था वो अपने आदमियों के साथ मिलकर मिस्टर चॉय को मार रहा होता है, जिसे देखकर ली जल्दी से हानियू को पुलिस बुलाने के लिए कहता है और खुद उन लोगों से लड़ने चला जाता है, जहां वो लोग चॉय को मारते हैं और फिर चॉय को एक भी चोट नहीं आती है। पर तभी उनमें से एक आदमी ली को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, जिस वजह से ली के हाथ में से धुआं निकलने लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जहाँ चॉय की नजर भी ली के हाथों पर जाती है और वो उन्हें देखकर शॉक रह जाता है कि हानियू पुलिस के साथ फाइट वाली जगह पर पहुंचती है। लेकिन मिस्टर चॉय उसके आने से पहले ही ली को लेकर वहां से चले गए थे और हानियू जब ली को कॉल लगाती है तो मिस्टर चॉय कॉल देखकर फोन नहीं उठाते और ली को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ मिसेस यांग भी ली को देखने के लिए आती है और चॉय उसे एक ही सवाल करता है कि ली उसके हाथ पैर में क्या पहना है, जहाँ मिसेस यांग को सारी सच्चाई बतानी पड़ती है
कि जब से ली ने एक्सीडेंट के बाद चलना फिरना शुरू किया है तब से वो उसे देख रही है और इससे वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो ये बात को राज ही रखे। लेकिन ये सारी बातें बाहर खड़ा सियोन सुन लेता है। इधर हानियो परेशान होती है और ली को उसके घर ढूंढने जाती है। अब अगले दिन एयरपोर्ट पर हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और मिसेस योयंग उसके हस्बैंड से फोन पर बात करती है तो उसका हस्बैंड कहता है कि वो उससे नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो किसी बिजनेस ट्रिप पर बाहर जा रहा है। पर जब वो थोड़ा आगे जाती है तो देखती है कि उसका हस्बैंड किसी और लेडी के साथ था। और ये देखकर योयंग को शौक तो आना ही था और ये सब मिसेस यांग भी देख लेती है। उसके बाद चॉय और सियोन जब लिफ्ट में होते हैं तो सियोन उसे ली के बारे में पूछता है पर चॉय उसे कुछ भी नहीं बताता क्योंकि मिसेस यांग ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा था। अब ऑफिस में मिसेस यांग स्टाफ को बताती है कि ली कुछ दिन नहीं आएगा क्योंकि वो बीमार है, जिससे हानियो को ली की बहुत ही फिक्र होती है और उसका पता करने के लिए हानियो ली को मैसेज और कॉल करती है। लेकिन ली तो होश में था ही नहीं। और तभी हानियो को देखकर सियोन आता है और उसे ली के बारे में पूछता है, लेकिन हानियो को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिस पर हानियो सियोन को पूछती है कि वो ली के बारे में कुछ पूछ रहा था तो सियोन कहता है कि क्या उसे ली ने नहीं बताया कि वो दोनों भाई है और उनके मम्मी पापा के डिवोर्स की वजह से वो दोनों अलग हो गए। इधर अब ली को होश आ चुका था लेकिन डॉक्टर उसे बाहर जाने से मना करते हैं क्योंकि उसे बहुत चोट आई थी। दूसरी तरफ जब मिस्टर कॉन्ग ऑफिस में आते हैं और एयरपोर्ट पर हुए एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं कि एक आदमी का किसी और लेडी के साथ अफेयर होने की वजह से उसकी वाइफ ने उसे थप्पड़ मारा। तो ये सुनकर ह्योयंग गुस्सा होकर कहती है कि थप्पड़ बहुत छोटी सी बात है, उसे तो जलील करना चाहिए था। ये सुनकर सब उसकी तरफ ही देखने लगते हैं जिससे शर्मिंदा होकर वो वहां से चली जाती है। उसके बाद सब एक एक करके वहां से चले जाते हैं। अब हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो अपने पोते के लिए एक चॉकलेट का डब्बा खरीदता है और वो बहुत देर तक अपने बेटे का वेट कर रहा था। और उसे देखकर यंगजू उसके पास जाती है और उसके बेटे का नंबर मांगती है पर वो कुछ भी जवाब नहीं देता। और जब हानी उसके पास जाकर पूछती है तो वो कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को बहुत बार कॉल किया पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ मिसेस यांग ली से मिलने जाती है और उसे नौकरी छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि वो सब उसी की वजह से हो रहा है। और जब डॉक्टर मिसेस यांग से इस बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि अब ली शायद नौकरी छोड़ेगा क्योंकि अब वो बदल चुका है। इधर हानियो उस ओल्ड मैन को ऑफिस ले जाती है क्योंकि जब तक उसकी फैमिली उसे लेने नहीं आती वो उसे वहीं पर रखना चाहती थी। उसके बाद देखी हानियो को बताता है कि ओल्ड मैन की एक बेटी से बात हुई है पर उसके बेटे का कोई पता नहीं चला। उधर ली को होश आता है और वो हानियो के मैसेजेस और कॉल्स देखता है और उसे कॉल करता है, लेकिन उस वक्त हानियो युनको से बात कर रही थी इसीलिए वो उसका कॉल देखती ही नहीं है। दूसरी तरफ हानियो को पता चलता है कि उस ओल्ड मैन का बेटा उसकी सारी जायदाद अपने नाम करके उसे छोड़कर अमेरिका चला गया है। उसके बाद व्हीलचेयर पर बैठा ली अपने गैजेट्स को देखकर हानियो के साथ बिताए पल को याद करता है और चाह रहा था कि फिर से वो पहले की तरह ऐसे ही हानियो के साथ रह पाए। और इसी वजह से वो फिर से अपने गैजेट्स पहनता है और उठ जाता है और इसी वजह से वो कार की चाबी लेके निकल जाता है। और जब डॉक्टर को पता चलता है कि ली घर में नहीं है तो उसे कॉल लगाता है, लेकिन ली कॉल अटेंड नहीं करता है और एयरपोर्ट पर हानियो से मिलने पहुंच जाता है। इधर डॉक्टर भी मिसेस यांग को कॉल करके कहती है कि उसे ली दिखे तो तुरंत उन्हें बताए। दूसरी तरफ हानियो उस ओल्ड मैन के साथ थी और तभी ओल्ड मैन की बेटी आ जाती है और उनसे मिलकर बहुत रोती है, जिसे देखकर हानियो की आंखों में भी आंसू आ गए थे। और तभी मिसेस यांग आ जाती है और हानियो को कहती है कि क्या वो ली से मिलने वाली थी, पर उसे तो पता ही नहीं था कि ली वहां आया है। और इधर ली चॉय से अकेले में मिलकर उसका हाथ दिखाता है और सब कुछ बताता है कि उसने इसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया और ना ही कभी उसमें कोई टेक्निकल इश्यू आया है और उसने हाथ का यूज हमेशा सबकी जान बचाने के लिए ही किया है। जहां वो चॉय से वहां 1 मंथ रुकने के लिए मोहलत मांगता है। दूसरी तरफ डॉक्टर भी वहां आ जाता है और हानियो और मिसेस यांग भी ली को ढूंढते हैं। और जब हानियो ली को टेरेस पर देखती है तो बहुत सारे सवाल पूछती है, लेकिन ली बस उससे एक ही जवाब जानना चाहता था कि वो ली से प्यार करती है या नहीं। और बस वो दोनों क्लोज आकर किस करते हैं, जिसका मतलब ये था कि हानियो भी उससे प्यार करती थी। उसके बाद चॉय मिस्टर कॉन्ग को बताता है कि उसने ली की चेकिंग कर ली है और वो इनोसेंट है। और जब चॉय अकेला होता है तो सियोन उसे कहता है कि उसने मिस्टर कॉन्ग से झूठ कहा था और वो उसके काम में ईमानदार नहीं है। तो चॉय कहता है कि अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी वो अपनी टीम को देगा। उसके बाद ली डॉक्टर से मिलकर सॉरी कहता है क्योंकि वो उन्हें बिना पूछे ही वहां आ गया था। और मिसेस यांग भी उसे पहले से बेहतर देखकर खुश होती है। जहां डॉक्टर उसे
रुमाल देके कहता है कि उसके होठ पर जो लगा है उसे साफ कर ले, जिससे ली बहुत ब्लश करता है। दूसरी तरफ यंगजू देकी से कहती है कि उसे दूसरी टीम ज्वाइन करनी है, क्योंकि उसका मानना था कि जब भी कोई देकी के साथ रहती है तो उसे बेचैनी रहती है। अब रात को ली को हानियू का मैसेज आता है कि वो दोनों मिलने वाले हैं, और डॉक्टर के मना करने पर भी ली हानियू से मिलने चला जाता है। इधर युनको भी हानियू के लिए गिफ्ट्स लाया था, पर उसका घर लॉक था और वो ली को भी कहीं जाते हुए देखता है। और जब कार की ली के हाथ से गिर जाती है और की को उठाने से पहले ही वो उसके हाथ से चिपक जाती है, और देखते ही देखते उसका हाथ भी कार से चिपक जाता है, और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपना हाथ नहीं छुड़ा पाता। हम देखते हैं कि युनको को कांच टूटने की आवाज आती है, तो वो कार के पास जाता है और उसे कार के पीछे छुपा हुआ ली दिखता है, और ली की चोट देखकर वो शॉक रह जाता है, जिसकी वजह से वो ली को डॉक्टर के पास लेके जाता है, जहां डॉक्टर उसकी चोट देखते हैं जो पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। इधर यंग देकी से कह रही थी कि उसे लगता है कि वो उसकी टीम के लायक नहीं है, जिसे सुनकर देकी कहता है कि इतने छोटे रीजन की वजह से वो उसकी टीम नहीं छोड़ सकती, जिसे सुनकर यंगजू गुस्से से वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सियोन हानियू को कहता है कि वो अब सारी गलतफहमी खत्म करके ली के साथ रहना चाहता है। उसके बाद हानियू एयरपोर्ट से निकल रही थी और तभी उसे ली का मैसेज आता है कि वो उसे नहीं मिल पाएगा, और ली इतनी चोट खाकर भी हानियू से मिलना चाहता था, क्योंकि मिस्टर चॉय ने उसे सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया था। लेकिन डॉक्टर उसे मना करते हैं, क्योंकि वो अभी भी नहीं जान पा रहे थे कि उसके हाथ में क्या प्रॉब्लम हो रही थी। दूसरी तरफ हानियू अपसेट होकर ली के घर के तरफ देखकर उसे याद कर रही थी, और ली के पास भी अब सिर्फ 1 महीना ही था हानियू के साथ रहने का। जिसके अगले दिन म्यूजिक की आवाज सुनकर हानियू उठती है तो देखती है कि यंगजू एक्सरसाइज कर रही थी, और वो हानियू को कहती है कि उसका बीएफ उसके लिए गिफ्ट छोड़कर गया है, और गिफ्ट्स देखकर हानियू के मुंह से ली का नाम निकलता है, जिसे सुनकर यंगजू कहती है कि हानियू ने पहले तो कहा था कि वो अफवाह थी कि ली उसका बीएफ है। तो हानियू उसे सबके लिए माफी मांगती है, और जाते जाते यंगजू कहती है कि वो गिफ्ट युनको ने रखे हैं। जिसके बाद हानियू युनको को कॉल करके कहती है कि फ्लावर्स की जगह वो उसके लिए बियर और चिकन रखता तो ज्यादा ठीक रहता। और ये सब बातें वहां खड़ी एक लड़की भी सुन रही थी, जिसका नाम मिंगजू था, जिसे हानियू देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो उसकी वही बचपन की क्लासमेट थी जिसने उसे परेशान किया था। जहां मिंग जबरदस्ती हानियू के फोन नंबर ले लेती है और उसे लंच पर बुलाती है। अब हम देखते हैं कि ली फिर से डिवाइस पहनकर बाहर निकलता है, जहां डॉक्टर उसे पोर्टेबल डिस्चार्ज देता है, क्योंकि जब भी उसके हाथ किसी चीज से चिपकने लगेंगे तो वो उसे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इससे उसके हाथ पैर काम करने बंद हो जाएंगे। ली के बाहर जाने के बाद डॉक्टर की मिसेस यांग से बात होती है, जिसके बाद एयरपोर्ट पर एक आदमी किसी का वॉलेट चोरी कर रहा होता है, पर देकी और यंगजू उसे देख लेते हैं, और भागदौड़ में देकी का रेडियो गिर जाता है, और फिर चोर को पकड़कर वो पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब यंगजू वॉशरूम में अपनी चोट ठीक कर रही थी, और वहां मिंग आती है, और वो फोन पर किसी से हानियू की ही बातें कर रही थी। उधर देकी को याद आता है कि उसका रेडियो कहीं गुम हो गया है, जिसे वो उसी जगह ढूंढने जाता है। और जब यंगजू देकी को कॉल लगाती है तो उसमें तो कोई और आदमी बोलता है, और वो अपना नाम भी नहीं बताता है। उसके बाद मिस्टर कॉन्ग मिस्टर ली को बहुत डांटते हैं, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट से बहुत शिकायतें आ रही थी। जिसके बाद कोंग स्टाफ को काम बता रहा होता है, पर स्टाफ मना कर देता है। तभी ली वहां आकर वो काम करने निकल जाता है। इधर मिस्टर चॉय रेडियो गुम होने की वजह से देकी को डांट रहे थे। हानियू मिंगजू को छुपकर जब फर्नीचर में टेप लगाते हुए देखती है तो वो उसे ये सब करने से मना करती है, पर तभी उसे ली मिलता है, जहां वो उसे उसके तबीयत के बारे में पूछती है, और वो दोनों अपना काम करने के लिए निकल जाते हैं। इधर युनको उन्हें कैमरे में देख रहा था, और तभी हानियू और ली का फोन बजता है, जहां हानियू को मिंग कॉल करके ली के बारे में पूछती है कि क्या उसने उसका राज ली को बता दिया, लेकिन हानियू उससे बात ही नहीं करना चाहती थी। इधर ली युनको को बुलाता है। उसके बाद यंगजू और देकी रेडियो से उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताता है। पर यंगजू उस आदमी को ऊपर देख लेती है, पर जब तक वो ऊपर जाती है वो भाग जाता है। अब हम हानियू और मिंगजू को देखते हैं, जहां मिंग उसे फास्ट ट्रैक पासेस अरेंज करने के लिए कहती है, पर क्योंकि वो पासेस सिर्फ हैंडीकैप के लिए था, इसीलिए हानियू उसे मना कर देती है, जिसकी वजह से मिंग उसे धमकी देती है कि उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसका राज सबको बता देगी। जिसे सुनकर हानियू वहां से चली जाती है, और ये सब बातें मिसेस यांग भी सुन रही थी। इधर युनको को ली से मिलकर
उसे हानियों को उसकी सारी सच्चाई बताने के लिए कहता है, पर ली उसे उसके मामले में इंटरफियर करने के लिए मना करता है। दूसरी तरफ यंगजू और देकी लंच कर रहे थे, जहां वो यंगजू के कंधे पर लगी चोट के बारे में पूछता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि एक मंथ उसके साथ काम कर ले, क्योंकि उसके बाद उसके टीम में नए लोग आने वाले हैं। अब हानियो परेशान होती है कि वो किसकी मदद मांगे जिससे कि उसे पास मिल जाए। तभी सियोन उसके पास आता है और उसकी मदद करने के लिए कहता है और वो बदले में उससे भी मदद मांगता है। और तभी ली वहां आ जाता है और हानियो से कुछ पूछने से पहले ही सियोन उसे सवाल करने लगता है, पर ली अभी भी चुप था। लेकिन सियोन उसकी सारी सच्चाई हानियो को बता देता है और इसी वजह से ली बहुत गुस्सा भी हो रहा था। तभी देखते ही देखते वहां हर एक चीज ली के हाथ से आकर चिपक जाती है, जिसे सियोन और हानियो हैरानी से देख रहे थे। अब ली गुस्से में वहां से चला जाता है। बाहर मिस्टर ली का पेन भी ली के हाथ पर चिपक जाता है और वो उसको देखते ही रह जाते हैं। ली सबसे छुपता छुपाता वहां से बस निकलना चाहता था। यहाँ हानियो भी सोच रही थी कि हर एक इंसान का कोई ना कोई राज होता है जिसे वो सबसे छुपाना चाहता है, और उसकी पास्ट की यादें अब फिर से उसकी जिंदगी में आ चुकी थी। उसके बाद रेडियो चोरी करने वाला आदमी एक जगह छुपके से बैठकर ड्रिंक करता है और वॉलेट से एक फोटो निकालकर देख के इमोशनल होता है। फिर हम देखते हैं कि सियोन की मुलाकात उसी आदमी से होती है जिसने पहले कैफे के बाहर उसे मारा था। इधर हानियो लीक के लिए परेशान हो रही थी और तभी मिसेस यांग उसके लिए वो पासेस भी ले आती है जो मिंग ने लाने के लिए कहा था। उसके लिए हानियो उन्हें थैंक्स कहती है, लेकिन वहां मिसेस यांग उसे समझाती भी है कि हर बार वो ऐसे ही किसी के प्रेशर में आके ये सब नहीं कर सकती है, और जब तक वो सबके दबाव में आती रहेगी सब उसका ऐसे ही फायदा उठाएंगे। और इसी वजह से वो उस पास को लेकर मिंग के पास जाती है और उसके साथ स्कूल में हुई चीजों पर दर्द बताती है और पास फाड़ देती है। इस इंसल्ट से मिंग बहुत गुस्सा होती है, जहां बैकग्राउंड से हानियो की आवाज आती है कि उसके नाम का मतलब गर्मी के दिन है, लेकिन वो उसके मॉम डैड से सर्दी में मिली थी। और वो ली का फेवरेट मौसम पूछती है तो वो बताता है कि उसे बारिश पसंद है, क्योंकि वो पहली बार हानियो से बारिश में मिला था। ली फाइनली डॉक्टर को बता देता है कि वो सारी चीजों के चिपकने की वजह हानियो थी, और जैसे जैसे वो उसके करीब आती है वो उसका कंट्रोल खोने लगता है और हर चीज उससे चिपकने लगती है। इधर सियोन चॉय के पास जाकर उसे कहता है कि उसकी चेकिंग के बावजूद भी उसने खुद अपनी आंखों से ली के हाथ पर चीजें चिपकते हुए देखी है, जिससे एयरपोर्ट पर कुछ भी नुकसान हो सकता है। रात को हानियो ली को कॉल करके कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पीछे भी कोई वजह रही होगी। दूसरी तरफ मिस्टर ली से वही गुंडे मिलते हैं और उन्हें एक एनवेलप देते हैं जिसे लीवो का कलीग छिपकर देख रहा था। उसके बाद हानियो और ली फील्ड में काम करने जा रहे होते हैं। हानियो उसके क्लोज जाकर पूछती है कि वो दोनों डेट पर जाने वाले थे, उसका क्या हुआ। पर ली को तो वही चीजें याद आ रही थी कि जब भी वो उसके क्लोज जाता है तो चीजें उससे चिपकने लगती है, इसीलिए वो उससे कहता है कि वो इस बारे में बाद में बताएगा। इतना बोलकर ली लिफ्ट में जाने के लिए आगे चला जाता है, जहाँ हानियो भी उसके पीछे जाती है और पास खड़ी हो जाती है, लेकिन ली उससे डिस्टेंस रखना चाहता था। और जब दोनों लिफ्ट में एंटर कर रहे होते हैं तो बाहर से और भी लोग आ जाते हैं और लिफ्ट में ज्यादा भीड़ होने की वजह से हानियो का हाथ ली के हाथ से टच हो जाता है। ली हाथ छुड़ाने लगता है पर हानियो उसका हाथ पकड़ लेती है और सबके लिफ्ट से निकलने के बाद ली हानियो को टेरेस पर लेकर जाता है और उससे पूछ ही लेता है कि वो उसे कुछ अजीब लगता होगा और साथ ही उसे फर्स्ट लेवल डिसेबिलिटी है। तो हानियो बताती है कि वो उसे अजीब तो नहीं लगता, लेकिन जब उसका पेंडेंट उसके हाथ से चिपकता था तो वो थोड़ी सरप्राइज हो गई थी। हानियो उसे समझाती है कि हर इंसान एक दूसरे से अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को छोटा महसूस करे। जहाँ ली उसके करीब तो जाना चाहता था, साथ ही मन में सोच रहा था कि जब भी वो उसके करीब जाता है तो उसका कंट्रोल खो जाता है और सब कुछ गड़बड़ होने लगती है। अब ली वहां से चला जाता है। उसके बाद हानियो ओल्डमैन से ली के बारे में बात कर रही होती है तो वो देखती है कि वो रेडियो से अखरोट तोड़ रहा था। दूसरी तरफ यंगजू भी ओल्डमैन को ढूंढ रही थी और जब चॉय ली से मिलता है तो वो उसे कहते हैं कि उसे बाहर का काम नहीं करना है, क्योंकि सियोन ने उसे बताया है कि उसके हाथ पर कुछ चीजें चिपकने लगती है। लेकिन ली कहता है कि उसे इसकी वजह पता चल गई है और वो जल्दी इसका इलाज कर देगा। तभी बीच में सियोन भी आ जाता है और ली को जॉब छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन यांग और चॉय उसे कहते हैं कि ये उनकी टीम का मामला है। उसके बाद जब सियोन ली को उसका डिपार्टमेंट छोड़ने के लिए कह रहा होता है
तो वो ओल्ड मैन भी उनकी बातें सुन लेता है। और जब सियोन वहाँ से निकल रहा था तो उसे ओल्ड मैन दिखता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। इतने में ली और हानियो भी वहाँ आ जाते हैं, जहाँ ली भी ओल्ड मैन को पहले से जानता था। दूसरी तरफ लीवू के एनवेलप वाली अफवाह सारे डिपार्टमेंट में फैल गई थी कि उन्हें उन गुंडों ने पैसे दिया है। इधर यंगजू अभी भी ओल्ड मैन को ढूंढ रही थी, जहाँ देकी आकर उसके लिए इतना परेशान होने के लिए मना करता है और वहां से चला जाता है, जहां उसका कलीग बताता है कि हानियो ने उस आदमी से रेडियो ले लिया है। उसके बाद ली और ओल्ड मैन लंच कर रहे थे, जहां हानियो काम का बोलकर वहां से चली जाती है। हानियो के जाने के बाद ओल्ड मैन ली को कहता है कि हानियो ने उसे बताया कि उसी की वजह से ली के साथ गड़बड़ होती है। अब हानियो रेडियो यंगजू को दे देती है, जिसकी वजह से मिस्टर चॉय और स्टाफ के लोग उसकी बहुत ही तारीफ करते हैं, जहां हमें पता चलता है कि देकी ने पहले ही रेडियो हानियो से लेने से मना कर दिया था, क्योंकि वो यंगजू की तारीफ सबसे सुनना चाहता था। अब योयंग मिसेस यांग को लीवू की एनवेलप वाली बात बताती है, लेकिन मिसेस यांग को लीवू पर भरोसा था कि वो किसी से पैसे नहीं ले सकते हैं, और इसी वजह से मिस्टर कॉन्ग वहां आते हैं और उनसे पूछते हैं, पर वो दोनों कुछ भी नहीं बताते, जहां मिस्टर कॉन्ग का सारा शक लीवू पर ही जाता है और वो गुस्से में लीवू के पास जाकर उन्हें ऐसे खुलेआम किसी से पैसे लेने के लिए डांटते हैं। और लीवू कुछ क्लियर करे उससे पहले ही मिस्टर कॉन्ग लीवू के जैकेट से वो एनवेलप निकाल लेते हैं, जिसमें से स्वीट पोटैटो निकलते हैं, जो कि एक बहुत ही फनी सीन था। अब रात को ऑफिस खत्म होने के बाद हानियो ली को डिनर पर चलने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे कुछ बहाना बनाकर मना कर देता है, जहां हानियो उसे पूछती है कि उसे सोचने के लिए कितना वक्त चाहिए। और इससे पहले वो कुछ कहता तभी वहां युनको आ जाता है और हानियो से कहता है कि ली उसे मना कर रहा है तो भी वो उसे इतनी रिक्वेस्ट क्यों कर रही है, जहां युनको हानियो से कहता है कि वो ली की जगह उसके साथ डिनर पर चल लेगा। युनको उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है, जहां हानियो युनको से कहती है कि वो ऐसे क्यों कर रहा है, तो वो बताता है कि वो तो उसकी हेल्प कर रहा है और वो 3 तक गिनता है, लेकिन ली नहीं आता, जिससे हानियो बहुत अपसेट होती है। लेकिन कुछ देर में ली आता है, तब तक वो दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं। फिर युनको हानियो को बियर पिलाने ले जाता है, जहाँ भी हानियो उसके सामने ली की ही बातें करती है और नशे में ली को दिल की सारी बातें बताने निकल जाती है। उसके बाद ली कैफे के बाहर खड़े होकर हानियो के साथ बिताए पल याद कर रहा था और दूसरी तरफ हानियो दौड़ते हुए ली के पास ही आ रही थी। जब हानियो से मिलती है तो अपना लव कन्फेस कर देती है और साथ साथ ये भी प्रॉमिस करती है कि अब वो कोई गड़बड़ नहीं होने देगी। हानियो से बताती है कि उसे हमेशा से वेट करने की आदत है, इसीलिए ली को जितना वक्त चाहिए सोचने के लिए वो ले सकता है, जिसे सुनकर ली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इतना कहकर हानियो वहां से जाने लगती है। तभी ली उसे रोककर हक कर लेता है। अगले दिन हानियो ली के साथ डेट पर जाने वाली थी, इसलिए वो बहुत ही खुश थी। जहाँ हम एक अजनबी आदमी को देखते हैं जो वहाँ के स्टाफ की लेडी पर नजर रख रहा था और उसके पॉकेट में एक नाइफ भी था। जहाँ दूसरी तरफ हानियो डेट के लिए रेडी होकर एयरपोर्ट से निकल रही थी और ली को हम व्हील चेयर पर देखते हैं। और जब हानियो वहां से निकल रही थी तो वो उसी अजनबी आदमी को लेडी से झगड़ते हुए देखती है। हानियो झगड़े को रोकने की कोशिश करती है, जिसमें नाइफ हानियो के शोल्डर पर ही लग जाता है। तभी देकी आकर उस आदमी को पकड़ लेता है और तब ली को भी यंगजू का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि हानियो को चोट लगी है। फोन पर बात करते वक्त ली का फोन एक आदमी से टकराकर नीचे गिर जाता है और ली जब उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है कि ली जैसे तैसे फोन से फिर से यंगजू को कॉल करता है, पर वो कॉल नहीं उठा पाती क्योंकि वो हानियो को संभाल रही थी। यहाँ ली को पता नहीं चल पाया कि असल में हानियो के साथ क्या हुआ था और तभी वो हमलावर भी दे को धक्का देके वहां से भाग जाता, जिससे दे की नाक पर चोट आती है। देखी उसके पीछे भागता है पर वो उसके हाथ नहीं आता। इधर ली हानियो का वेट कर रहा था और उधर हानियो भी ली से मिलना चाहती थी। उसके बाद हानियो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके बाद हानियो की मॉम भी हॉस्पिटल आती है और चॉय देकी को डांटते हैं क्योंकि हमलावर उनके हाथ से बच के निकल गया था। उसके बाद मिसेस यांग को हॉस्पिटल में व्हीलचेयर पर ली दिखता है, जो बहुत गुस्से में था क्योंकि वो उस आदमी को पकड़ना चाहता था। और मिसेस यांग जब उसे व्हीलचेयर पर देखती है तो उससे कुछ पूछती उससे पहले ही वो वहां से उस आदमी को पकड़ने के लिए चला जाता है। अब हॉस्पिटल रूम में जब हानियो की मॉम उसके पास थी तब युनको वहां आ जाता है, जहां वो उसे बताती है कि हानियो जब होश में थी तो ली का ही नाम ले रही थी। हानियो की मॉम जानना चाहती थी कि ली कौन है, इसीलिए बाहर जाकर युनको ली को कॉल करता है, लेकिन वो अपना फोन घर पे ही रख कर गया था। उसके बाद ली एयरपोर्ट पर उस लड़की से हमलावर का एड्रेस मांगता है, जहां वो लड़की उसका फोटो दिखाती है और बताती है कि वो अक्सर एक साइबर कैफे में जाता है।
फिर ली भी रात को उसी कैफे में पहुंच जाता है और जब वो आदमी बाहर आता है ली उसे पकड़कर बहुत पीटता है और ली के हाथ की पावर देखकर वो आदमी उससे डर ही गया था। उसके बाद देकी को अननोन नंबर से कॉल आता है जो असल में ली का था और उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए देकी बाहर आता है, जहां वॉशरूम का डोर ओपन करते ही उसे वो आदमी बाहर जख्मी हालत में मिलता है। और जब मिस्टर चॉय को देकी बताता है कि उसे कॉल एयरपोर्ट से ही आया था तो वो सीसीटीवी चेक करते हैं, जहां ली ने हुडी और मास्क की वजह से किसी के पहचान में नहीं आ रहा था। पर चॉय का सारा शक ली पर ही जाता है, लेकिन मिसेस यांग का उनका बिना किसी सबूत के ली पर शक करना ठीक नहीं लग रहा था। उसके बाद ली को देखते हैं जिसका हाथ उस आदमी के पीटने की वजह से फिर से घायल हो गया था। अब रात को यंगजू देकी को नाक की चोट के लिए दवाई देती है और जब देकी उसे डिनर पर जाने के लिए कहता है तो वो फिर से डेट का बहाना करके वहां से चली जाती है और एक जगह अकेले बैठकर डिनर करती है, जहां अचानक देकी उसके पास पहुंच जाता है और उसे उसके डेटिंग पार्टनर के बारे में पूछता है, जहां यंगजू से बताती है कि उसे कुछ काम आ गया इसीलिए वो चला गया। अब देकी उसके साथ बैठकर डिनर करने लगता है और दोनों मन ही मन मुस्कुराते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही फनी सीन था। उसके बाद ली हान्यू के घर की डोरबेल बजाता है, जहां युनको गेट खोलता है और तभी हान्यू की मॉम भी डोर पर आ जाती है और ली को देखती है। अब ली हान्यू के रूम में जाता है और उसे नींद में देखकर वहां से जाने लगता है कि तभी हान्यू उठती है और ली को वेट कराने के लिए सॉरी कहती है और कहती है कि वो ठीक है, जहां पर ली को उसकी और भी ज्यादा परवाह होने लगती है, क्योंकि जब भी वो ऐसा कहती है तो उसे उसकी और भी ज्यादा फिक्र होने लगती है। उसके बाद ली को फ्लैशबैक का सीन याद आता है जिसमें उसके डॉक्टर ने उसे उसकी इस ताकत को हर इंसान पर इस्तेमाल करने के लिए मना करता है, लेकिन ली का मानना था कि वो कम से कम अपनों की तो मदद कर ही सकता है। और साथ साथ उसे ये भी याद आ रहा था कि उसे हान्यू के साथ रहना था, तब वो उसके पास सही वक्त पर पहुंच भी नहीं पाया था क्योंकि वो व्हीलचेयर पर था। उसके बाद ली रूम से बाहर आ जाता है, जहां हान्यू की मॉम उसे प्लेन में फर्स्ट एड देने के लिए थैंक यू बोलती है और ली के घायल हाथ को देखकर उस पर दवाई लगाती है, जहां ली हान्यू की मॉम को बताता है कि वो उससे प्यार करता है और जब 12 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था तब उनके पति ने ही उसकी हेल्प की थी और उसे सुसाइड करने से रोका था, जहां पहली बार वो उसके सामने फूट फूट कर रोया था। उसके बाद मिस्टर कॉन्ग न्यूज में फैल रही झूठी अफवाहों के लिए सबको बहुत डांटते हैं। अगले दिन हम युनको को फ्लावर खरीदते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ ली को हान्यू के घर लंच पर जाने के लिए रेडी होते हुए देखते हैं और हान्यू जब नींद से उठकर अपनी मॉम के पास जाती है तो ली और युनको को देखती है जो लंच करने के लिए उसके घर आए थे और वहां पर युनको ली से कहता है कि उसने ली को 1 हफ्ते का वक्त दिया है उसकी सच्चाई बताने के लिए, लेकिन ली कुछ जवाब देता उससे पहले ही हान्यू की मॉम उसे बुला लेती है और वो दोनों बैठकर लंच करते हैं, जहां हान्यू भी रेडी होकर आ जाती है। तभी हान्यू को पहचान करने के लिए मैसेज आता है और वो और ली एयरपोर्ट जाते हैं, जहां वो आदमी ली को नोटिस करता है कि जिसने उसे मारा था वो वही है। इधर जब मिस्टर चॉय ली के हाथ पर घाव देखते तो सारा शक उस पर ही करते हैं, पर ली सफाई देता है कि उसे गिरने की वजह से चोट आई है। यहाँ हान्यू को भी समझ नहीं आ रहा था कि सब ली से पूछताछ क्यों कर रहे हैं। उसके बाद हम सियोन को उसी आदमी से मिलते हुए देखते हैं जिसने 12 साल पहले पीटा था और जिस आदमी ने हान्यू को चाकू मारा था वो उसी का आदमी था, जिसे छुड़ाने के लिए वो सियोन से कहता है। और जब सियोन इस काम के लिए मना करता है तो वो बताता है कि उसके आदमी को ली नाम के लड़के ने ही पीटा था और वो सियोन का ही भाई है। तो ये सुनकर सियोन घबरा जाता है और वहां से चला जाता है और वो आदमी उसके लोगों को फोन पर ली के बारे में पता करने के लिए कहता है। पूछताछ का काम खत्म होने के बाद हान्यू ली, देकी और यंगजू को एक रेस्टोरेंट ले जाती है, जहां हान्यू देकी और ली के लिए बहुत तीखा खाना मंगवाती है। उसके बाद वो लोग राइड पर जाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं, जहां ली को इतना खुश देखकर हान्यू को एक बात याद आती है। जब उसे मिसेस यांग ने कॉल करके बताया था कि उस पर हमला करने वाले आदमी को ली नहीं पीटा था। उसके बाद वहां से फ्री होने के बाद देकी यंगजू को छोड़ने घर जाता है। इधर ली और हान्यू वॉक कर रहे थे, जहां ली उसे किस करता है, जहां उस हमलावर के साथ ही उन दोनों पर नजर रखे हुए थे। और ली को एक फ्लैशबैक सीन याद आता है, जहां हान्यू की मॉम ने उसे सलाह दी थी कि जिसे हम प्यार करते हैं उससे हमें कोई राज नहीं छुपाना चाहिए। और यही सोचकर ली हान्यू को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ रूम में हान्यू कुछ और ही सोचने लग गई थी। उसके बाद ली हान्यू के पीछे जाकर अपना शर्ट उतारता है और उसे पीछे देखने के लिए मना करता है। उसके बाद शर्ट उतारकर ली उसे पीछे मुड़ने के लिए कहता है, लेकिन हान्यू उसे माफी मांगती है और कहती है कि वो इन सब चीजों के लिए अभी रेडी नहीं है। पर ली उसे समझाता है, जहाँ वो पीछे मुड़कर
उसका हाथ देखकर शॉक हो गई थी। ली बताता है कि यही उसकी सच्चाई है और इसीलिए वो सबसे अलग है। जहां दूसरी तरफ मिस्टर चॉय भी ली के डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर रेस्टोरेंट के अलावा ली का इलाज भी करते हैं और ली का डिवाइस भी उन्होंने ही बनाया था। इधर हानियो ली की सच्चाई जानने के बाद बस कंटिन्यू पानी पीने लगती है और जब ली उसके सामने आता है तो वो उसे पूछती है कि ये सारी गड़बड़ उसके पास जाने से ही क्यों हो रही है। जहाँ ली बताता है कि उसके हाथ पैर में 6 कंडक्टर्स लगे हुए हैं जिसमें एक पेस मेकर है जो उसकी फीलिंग्स को महसूस करता है और उसकी वजह से जब भी हानियो उसके पास जाती है तो वो अपना कंट्रोल खो बैठता है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी हानियो नॉर्मल बिहेव करती है और ली को रेस्ट करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है, पर असल में वो बहुत ही डर गई थी। ली के नाक से खून बहना स्टार्ट हो गया था जिससे हमें पता चलता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद हम एयरपोर्ट पर एक सेलिब्रिटी वैन के बाहर भीड़ इकट्ठी होते हुए देखते हैं जहाँ मिस्टर ली क्वांग की बेटी को देखते हैं। अब योयंग मिसेस यांग को क्वांग की शिकायतें करती है कि वो वहाँ चल रहे कंस्ट्रक्शन मैनेजर को बार बार ड्रिंक करने का ऑफर देते हैं। तभी क्वांग वहाँ आ जाता है और योयंग के जाने के बाद मिसेस यांग उसे लोगों को परेशान करने के लिए डांटती है और उसे वार्निंग देती है। अब यंगजू जब ब्रेकफास्ट बना रही होती है तो हानी उससे कहती है कि उसका भी बीएफ है, तो उन दोनों के बीच में अगर कोई ऐसी बात हुई हो जिसमें उसे उसके बीएफ का राज पता चला हो तो वो क्या करेगी, पर यंगजू उसे कुछ भी नहीं बताती क्योंकि असल में वो तो सिंगल होती है। अब एयरपोर्ट पर ली को फिर से वही ओल्ड मैन दिखता है जिसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए वो सियोन के पास जाता है और उसे कहता है कि उसके डैड की उम्र भी ज्यादा हो गई है और वो बीमार है, इसीलिए उसे उनका ख्याल रखना चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि वो ओल्ड मैन सियोन के डैड होते हैं, पर सियोन ली की इन बातों को इग्नोर करता है। तभी सियोन को फिर से उसी गुंडे का कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद क्वांग को इंटरनल अफेयर ऑफिस से कॉल आता है और उसे वहाँ बुलाया जाता है जहाँ उसे कंस्ट्रक्शन मैनेजर को परेशान करने के लिए वार्न किया जाता है। इधर ह्योयंग को क्वांग की बातें करते हुए उसकी बेटी सुन लेती है और हम हानियो और युनको को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ हानियो से पूछती है कि अगर हमें किसी के राज के बारे में पता चलता है तो हमें उसे और भी सवाल पूछने चाहिए या नहीं, पर युनको उसे समझाता है कि उसे कोई बात पूछने में सोचना नहीं चाहिए और जो उसे ठीक लगे वही करना चाहिए। तभी हानियो को ली का कॉल आता है और वो उसे एयरपोर्ट पर बुलाता है और हानियो को ली से बात करते हुए देखकर युनको को महसूस होने लगता है कि हानियो भी ली को चाहने लगी है। उसके बाद क्वांग को ली और हानियो की बातें सुनकर पता चलता है कि उसकी बेटी एयरपोर्ट पर है और जब वो उसकी बेटी से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वो स्कूल बंक करके वहाँ ऐसे सेलिब्रिटी की गाड़ियों के पीछे भाग रही है, जिससे कि वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, जिससे उसकी बेटी कहती है कि उसकी नौकरी भी जाने वाली है, जिसे सुनकर क्वांग बहुत शर्मिंदा होता है। इतना कहकर उसकी बेटी रोते हुए वहाँ से चली जाती है जहाँ मिसेस यांग हानियो को उसके पीछे जाने के लिए कहती है, लेकिन जब तक हानियो उसे कुछ कहती उससे पहले वो लड़की वॉशरूम में खुद को बंद करके रोने लगती है। अब ली सियोन को उस आदमी के साथ देखता है जिसने सियोन पर हमला किया था। ये सब देखकर ली को बहुत गुस्सा आता है कि सियोन उसके दुश्मन से ही आखिर क्यों मिला है। इधर क्वांग मिसेस यांग को बताता है कि कंस्ट्रक्शन मैनेजर को उसका परेशान करने का कोई इरादा नहीं था, वो तो बस उसे एक दिन कैफे में खाने के लिए लेकर गया था जिससे कि वो पूरे दिन अच्छे से काम कर सके। इधर देकी का बर्थडे था और इसीलिए उसकी पूरी फैमिली उसके ऑफिस आ जाती है और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती है। दूसरी तरफ सियोन बार बार उस आदमी को एयरपोर्ट पर आने के लिए मना करती है और सियोन उसे एक एनवेलप चेयरमैन को देने के लिए कहता है। वहाँ जब उससे मिलकर सियोन निकल रहा होता है तो ली उसे रोक लेता है और उसे उस आदमी से मिलने की वजह पूछता है, पर सियोन उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। ली उसे कहता है कि उसे लगा कि सियोन को उसकी गलती का पछतावा हुआ होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ सियोन अभी भी ली को यही कह रहा था कि उसे वो जॉब छोड़ देनी चाहिए और अब जो भी उसके साथ होगा उसका जिम्मेदार खुद ली होगा। इधर हानियो अभी भी वॉशरूम के गेट पर क्वांग की बेटी के बाहर आने का वेट कर रही थी और उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि कभी कभी हमारा लोगों को खुश करने का तरीका सही नहीं होता और लोग उसे गलत समझ लेते हैं, और ऐसा ही उसके डैड के साथ भी हुआ है। ये सुनकर वो लड़की बाहर आती है और अपने डैड के पास जाती है जहाँ क्वांग अपनी बेटी का बैग लेके बैठा था। उसके बाद हानियो की मुलाकात देकी की फैमिली के साथ होती है जहाँ देकी के दादा उन दोनों की शादी की बात करते हैं, जिससे यंगजू जेलस होती है और कहती है कि हानियो का पहले से ही बीएफ है। उसके बाद हानियो ली को अकेले में ले जाती है जहाँ हानियो ली से पिछली रात को वहाँ से अचानक चले जाने के लिए सॉरी कहती है। वहाँ ली उसे पूछता है कि वो डिसेबल है, उसके बावजूद भी हानियो ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ हानियो उसे बताती है कि उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, पर फिर भी ली उसके साथ है और अब वो दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं और हक करते हैं। अब कुछ फ्लैशबैक्स के सीन दिखाए जाते हैं जिसमें चॉय ने डॉक्टर को बताया था कि उसने ली को 1 महीने के लिए वक्त दिया है, पर शायद वो 1 महीना जिंदा ना बच पाए क्योंकि उसके बॉडी का इन्फेक्शन फैलता ही जा रहा है और उसकी रिपोर्ट चेक करके उसे फ़ोन पर ट्रीटमेंट के लिए बुलाते हैं। पर ली कहता है कि वो ठीक है,
और फोन रख देता है। उसके बाद देखी के लिए उसके कलीग्स बहुत सारे गिफ्ट लाए थे, जिसमें वो सॉक्स देखकर हंसता है और कहता है कि ये उसके लिए कौन लेकर आया है, शायद उसे उसकी पसंद पता नहीं है। उसके बाद उसके कलीग्स कहते हैं कि इसमें से उसे एक गिफ्ट को उठाना है और जिसका गिफ्ट होगा उसे पार्टी नहीं देनी है। जहाँ देखी को फ्लैशबैक का सीन याद आता है जिसमें यंगजू वॉशरूम का बहाना बना के देखी के लिए गिफ्ट लाने के लिए गई थी, जहाँ उस गिफ्ट के शेप का ही टेडी था और इसीलिए वो उसे उठाकर पहन लेता है और चैलेंज कोई और ही जीत जाता है। जहाँ देखी बहुत ही दुखी होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये गिफ्ट यंगजू लाई थी। और सब ठीक होने के बाद क्वांग सबको पार्टी पर ले जाते हैं। मिस्टर क्वांग सियोन के कहने पर चेयरमैन से मिलने जा रहे थे और एक कार उनका पीछा कर रही थी। मिस्टर क्वांग चेयरमैन से मिलते हैं। उसके बाद सब पार्टी में मजे कर रहे थे और ली भी बहुत ही खुश था, पर अचानक उसके नाक से ब्लड निकलता है और हान्यू उसे वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखती है, जहाँ ली का इन्फेक्शन गर्दन तक फैल गया था। पार्टी से फ्री होकर ली और हान्यू घर जाते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं, जिन्हें डॉक्टर भी देख लेता है। और उसके बाद डॉक्टर हान्यू से मिलते हैं, जहाँ वो उसे ली के बारे में बताता है। इधर ली देखता है कि उसका इन्फेक्शन फैलता जा रहा है। हम देखते हैं कि ली थर्मोमीटर से अपना फीवर चेक करता है और दूसरी तरफ डॉक्टर हान्यू को ली की बीमारी के बारे में बताते हैं और उसे सलाह देते हैं कि ली को ज्यादा काम नहीं करने दे। जहाँ दूसरी तरफ एयरपोर्ट के चारों ओर कोहरा बढ़ता ही जा रहा था, जैसे कि सारी फ्लाइट्स लेट हो गई थी। रात को यंगजू जब घर जाती है तो हान्यू को रोते हुए देखती है और उसकी वजह पूछती है, लेकिन हान्यू तो बस रोए ही जा रही थी। इधर ली को महसूस हो रहा था कि वक्त बीतता जा रहा है और वो हान्यू से दूर होते जा रहा है। अगले दिन कोहरे की वजह से एयरपोर्ट पर लेवल 2 विजिबिलिटी अनाउंस हो जाती है, जहाँ मिस्टर कॉन्ग स्टाफ को अपना अपना काम सौंपते हैं, जिससे वहाँ पर पैसेंजर को कोई दिक्कत ना आए। दूसरी तरफ हम हान्यू और यंगजू को देखते हैं और उन लोगों ने रात भर पार्टी की थी, जिस वजह से उनकी नींद नहीं खुलती। और तभी ली वहाँ आ जाता है और वाइन की बॉटल्स देखकर पूछता है, जहाँ यंगजू से बताती है कि हान्यू नशे में बस उसका ही नाम ले रही थी, पर हान्यू को रात के इंसिडेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब ली दोनों को जल्दी से रेडी होकर ऑफिस आने के लिए कहता है। उसके बाद वो लोग जल्दी से ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां मिसेस यंग ली और हान्यू को पास वाले स्टोर जाकर खाने का सामान लाने के लिए कहते हैं। इधर मिस्टर चॉय सियोन को देखकर फ्लैशबैक का सीन याद करते हैं, जिसमें उसे किसी ने सियोन और मिस्टर कॉन्ग को चेयरमैन के साथ हुई मीटिंग के बारे में बता दिया था। और उसे ऐसे सोचते हुए देखकर मिसेस यंग आती है और परेशान होने की वजह पूछती है और वो उसे कुछ भी उस वक्त नहीं बताता। उसके बाद जब ली और हान्यू कार से सामान लेने जाते हैं तो वो उसका बुखार चेक करती है और बुखार ज्यादा होने की वजह से हान्यू को उसकी फिक्र होने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्लेन में एक पैसेंजर की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, जिसकी वजह से पायलट कंट्रोल रूम से कहता है कि उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी और इसीलिए मिस्टर पार्क युनको को ये सिचुएशन हैंडल करने के लिए कहते हैं। और बहुत ही मुश्किलों के बाद युनको फाइनली ये काम में सक्सेसफुल हो जाती है। जहाँ दूसरी तरफ यंगजू की ड्रिंक करने की वजह से तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिससे कि देखी को उसकी फिक्र होने लगती है। यंगजू से कहती है कि उसे उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हान्यू और ली स्टोर रूम से सामान लेने के लिए जाते हैं, जहाँ हान्यू ली को बॉक्सेस उठाने नहीं देती और खुद ही सारा काम करने लगती है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे ली को काम करने से मना किया था। और यहाँ ली को समझ नहीं आ रहा था कि हान्यू ऐसा क्यों कर रही है। सियोन के डैड की भी तबीयत खराब हो गई थी और वो बेहोश हो गए थे, जहाँ यंगजू मेडिकल टीम को कॉल करके उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है। अब हान्यू इतना ज्यादा काम करके थक चुकी थी, उसके पैर में पेन भी हो रहा था, इसीलिए ली उसके लिए दवाई लाता है और उसके पैर में लगाता है और हान्यू से उसके बदले बदले बिहेवियर के बारे में पूछता है, जहाँ हान्यू से बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। अब जॉय सियोन से कह देता है कि उसके पास खबर आई है कि वो डायरेक्टर कॉन्ग को चेयरमैन से मिलवाने गया है। और चॉय के जाने के बाद सियोन उस गुंडे को कॉल करके कहता है कि चॉय को उनकी मीटिंग के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए वो अब ये सिचुएशन खुद संभाले। जहाँ ली सियोन की सारी बातें सुन लेता है और वो उसे पूछता है, पर वो उसे इंटरफियर करने के लिए मना करता है। ली उसे ये भी बताता है कि उसके डैड की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। वो सियोन को हॉस्पिटल का एड्रेस देता है और उसके डैड के पास जाने के लिए कहता है। जहाँ दूसरी तरफ रात को कोहरा हट चुका था और सारी फ्लाइट्स अपने सही समय पर थी और मिसेस यांग को भी कुछ काम पूरा करना था, इसीलिए वो ऑफिस से रुकती है, जहाँ उन्हें चॉय किसी से फोन पर बात करते हुए दिखता है। ली को भी ऑफिस का बचा हुआ काम करना था, इसीलिए वो रुककर काम कर रहा था। जहाँ हानी उसे घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहती है। अब ली उसे पूछ ही लेता है कि वो उसके लिए इतने परेशान क्यों हो रही है। हानी उसे पूछती है कि उसे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, जहाँ ली को महसूस होने लगता है कि शायद वो पिछली रात किसी से मिली है और किसी ने उसे उसके लिए कुछ बताया है। यहाँ हानी को सच बताना पड़ता है कि वो डॉक्टर से मिली थी और उन्होंने उसके इन्फेक्शन के बारे में बताया था। हानी उसे सारा सच बताती है, जिसमें डॉक्टर ने उसे ली को उसका डिवाइस यूज करने के लिए भी मना किया था, क्योंकि इन्फेक्शन डिवाइस से ही फैल रहा था और इसीलिए वो उसे डिवाइस को उतारने के लिए कहती है। पर ली उसकी बात नहीं मानता और गुस्सा होकर वहाँ से डॉक्टर के पास जाता है और हानियों को सारा सच बताने के लिए उन पर गुस्सा होता है। पर डॉक्टर उसे समझाते हैं कि हानि को सच बताना जरूरी था और अगर उसने डिवाइस नहीं हटाया तो इन्फेक्शन उसकी किडनी तक पहुंच जाएगा,
जिससे कि उसकी मौत हो सकती है। पर यहाँ ली कहता है कि उसे मरना मंजूर है, लेकिन ऐसी जिंदगी जीना पसंद नहीं है जहाँ उसे लाचार होकर किसी की मदद मांगनी पड़े। ली उनके सामने फूट फूट कर रोता है और वहाँ से बाहर जाता है जहाँ उसके ऊपर उस गुंडे के आदमी नजर रखे हुए थे। अब रात को ऑफिस से निकलते वक्त देखी यंगजू से फिर से पूछता है कि अगर वो उसकी फिक्र करता है तो उसे फर्क पड़ता है, जहाँ यंगजू से बताती है कि उसे फर्क तो पड़ता है लेकिन वो उसके साथ किसी रिश्ते में नहीं बदना चाहती है, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। देखी को उसके जवाब से बहुत ही हर्ट होता है, पर असल में कहीं ना कहीं यंगजू भी उसे चाहती थी। अब रात को युनको हानियों को अकेले ऑफिस में अपसेट बैठे हुए देखता है, जहाँ वो उसे इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने वाली बात बताता है। लेकिन हानियों तो ली के फिक्र में रोए ही जा रही थी, और जब वो वहाँ से ली के पास जाने लगती है तो युनको उसके हाथ पकड़कर रोक लेता है और कुछ देर अपने पास रुकने के लिए कहता है, जहाँ दूसरी तरफ ली बाहर अकेला बैठा था। और तभी कुछ गाड़ियाँ वहाँ आती है और उसमें से वही गुंडा बाहर निकलता है जिसने ली का एक्सीडेंट किया था। इधर सियोन हॉस्पिटल का एड्रेस देखकर ड्रिंक कर रहा था, तभी उसे उसी गुंडे का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसका भाई मिला है। अब ली उन सबको देखकर हैरान हो जाता है और सारे गुंडे ली को मारने के लिए आगे आते हैं। देखते हैं कि ली को याद आ रहा था जब डॉक्टर ने फिर से उसके लिए डिवाइस बनाया था। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ गुंडों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। सारे गुंडे उसके ऊपर हमला करते हैं जिससे वो गिर जाता है, पर अब ली को अपनी जान बचाने के लिए उन गुंडों से फाइट करनी पड़ती है, जिसमें ली उसके हाथ की पावर से सबको घायल कर देता है। और उसकी पावर को देखकर सब हैरान हो गए थे और इसीलिए वहाँ से भाग जाते हैं। जहाँ दूसरी तरफ सियोन ली को बचाने के लिए निकलता है। अब हम हानियों और युनको को देखते हैं, जहाँ युनको उसे हमेशा अपने साथ रहने के लिए कहता है, लेकिन हानियों तो ली से प्यार करती थी, जिस वजह से वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती और युनको अपसेट हो जाता है। अब एयरपोर्ट से जब हानियों रास्ते में जा रही होती है तो उसे ली वेट करते हुए दिखता है। जब वो ली की चोट को देखती है तो हॉस्पिटल ले जाने लगती है, पर ली उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है और अपने घर ले जाता है, जहाँ हानियों उसे फर्स्ट एड देती है। यहाँ हानियों के प्यार के सामने ये दर्द कुछ भी नहीं था और वो बस स्माइल किया जा रहा था। उसके बाद ली हानियों को घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहता है और हानियों भी वहाँ से चली जाती है। अब सियोन ली के घर के बाहर आता है और ली के घर की लाइट्स को ऑन देखकर सोचता है कि अब ली सेफ है और उसे कुछ नहीं हुआ है। तभी उसे उस गुंडे का कॉल आता है जिसमें वो ली के बारे में पूछता है, तो सियोन कहता है कि वो ली को नहीं जानता। इधर ली की बॉडी का इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा था। अब मिसेस यांग चॉय को मिस्टर कॉन्ग की कैबिन से बाहर निकलते हुए देखती है और उसके पूछने पर चॉय कहता है कि वो तो डॉक्यूमेंट पर साइन चेक करने गया था। चॉय के जाने के बाद मिसेस यांग कॉन्ग के कैबिन से एक फाइल दिखती है, जिसे देखकर तो वो शॉक ही हो गई थी। उसके बाद एयरपोर्ट पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसने परमिशन के बगैर ही फ्लावर का एक्सिबिशन लगाया था। अब सियोन जब ली से नजरें चुराकर निकल रहा होता है तो ली उसे रोक देता है और उसे पूछता है क्या सच में वो एक्सीडेंट के वक्त उसे छोड़कर भाग गया था। जहाँ सियोन को फ्लैशबैक का सीन याद आ रहा था जिसमें उसे उन गुंडों ने बहुत पीटा था और ये सब एक हार्ड ड्राइव की वजह से हो रहा था जो सियोन से गुम हो गई थी, और वही हार्ड डिवाइस उन गुंडों को चाहिए थी। सियोन ली की जान बचाने के लिए उनके पैरों में गिर रहा था, पर प्रेजेंट में सियोन उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता था। और जब सियोन वहाँ से जाने लगता है तो ली उसे उसी हार्ड ड्राइव के बारे में बात करता है जो सियोन कैफे में ही भूल गया था, और उसी को लौटाने वो सियोन के पीछे गया था। वो उसे ये भी बताता है कि उसने उसका पासवर्ड भी खोल दिया है। उसके बाद मिस्टर कॉन्ग उसी फाइल को खोलकर देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनकी चेयरमैन के साथ हुई मीटिंग के बारे में मिसेस कॉन्ग को भी पता चल गया है, और वो ये बात सियोन को बताते हैं और उसे इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ ली को अचानक चक्कर आने लगते हैं, तभी युनको आकर उसे संभाल लेता है। अब सियोन मिसेस यांग से मिलता है और उसे पूछता है कि कॉन्ग को लेटर क्या उसने ही भेजा था। तो यांग बताती है कि लेटर का पता नहीं, पर उसे पता चला है कि वो लोग एयरपोर्ट को प्राइवेट सेक्टर में बदलना चाहते हैं, इसीलिए वो उनके शेयर्स बेच रहे हैं, जिससे वहाँ काम कर रहे लोगों को भी नुकसान हो सकता है, इसीलिए वो उन्हें ये सब नहीं करने देगी। इतना कहकर यांग वहाँ से कॉन्ग के पास जाती है और उन्हें ये प्रोजेक्ट बंद करने के लिए कहती है, जहाँ बाहर उसे मिस्टर लीवू मिलते हैं और उसे सारी बात पता करते हैं। दूसरी तरफ युनको ली को स्टोर रूम में ले जाता है क्योंकि ली की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और वो युनको से कहता है कि वो जानता है वो हानियों को पसंद करता है और उसके जाने के बाद वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। तभी हानियों ली को कॉल लगाती है और कहती है कि मिस्टर कॉन्ग उसे बुला रहे हैं, पर ली युनको को हानियों से बात करने के लिए कहता है और हानियों युनको से ली की तबीयत के बारे में पूछती है और उसका ध्यान रखने के लिए कहती है।
इधर हानियो उस लेडी को सारे फ्लावर्स हटाने के लिए कह रही थी, पर जब वो उसकी बात नहीं मानती तो देखी उसकी टीम के साथ वहाँ आ जाता है और उसे एयरपोर्ट के रूल्स बताता है, पर फिर भी वो नहीं मानती और वो लोग फ्लावर्स हटाने लगते हैं। जहाँ देखी यंगजू को इग्नोर कर रहा था और यंगजू के पूछने पर वो कहता है कि वो उसे परेशान नहीं देखना चाहता है और उसे सोचने के लिए वक्त देना चाहता है। जहाँ यंगजू से पूछ ही लेती है कि वो उसे इतना पसंद क्यों करता है, तो देखी कहता है कि उसे उसमें सब कुछ पसंद है। ये सुनकर यंगजू तो ब्लश करने लगती है। दूसरी तरफ हानियो स्टोर रूम के बाहर से गुजर रही थी, तभी उसे युनको दिखता है। उसे रोक कर ली के बारे में पूछती है कि वो भी तो उसके साथ ही था, और युनको को कुछ कहता उससे पहले ली उन दोनों की आवाज सुन के बाहर आ जाता है और ली को देखकर हानियो बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों फील्ड पर निकल जाते हैं, जहाँ चलते चलते हानियो ली के साथ बातें कर रही होती है और तभी ली को फिर से चक्कर आते हैं और उसके नाक से ब्लड निकलने लगता है, जिसे देखकर हानियो से हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। पर ली वॉशरूम में जाता है, जहाँ वो अपनी नाक पोंछता है और तब हानियो डॉक्टर को फोन करके ली के पास जाने के लिए कहती है। डॉक्टर अपने साथ ली के डिसाइड डिवाइस को बंद करने के लिए एक डिवाइस लेकर जाते हैं। इधर हानियो वॉशरूम के बाहर ली का वेट कर रही थी, तभी उसे कुछ लोगों का ग्रुप वॉशरूम के अंदर जाते हुए दिखता है और हानियो को डाउट होता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ली से फाइट की थी। और उसके बाद ली के सामने उनमें से एक गुंडा सामने आता है जिसे हानियो पर हमला किया था, और फिर हानियो दौड़कर देखी के पास जाती है और उसे जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाने के लिए कहती है। और जब तक वो वहाँ जाते हैं तब तक गुंडे ली को वहाँ से लेकर जा चुके थे। देखी को ली का रेडियो मिलता है जो ली वहीं छोड़कर गया था। तभी देखी चॉय को फोन करके सीसीटीवी चेक करने के लिए कहता है, जिसमें वो गुंडे ली को पार्किंग की तरफ ले जा रहे थे। और फिर चॉय सिक्योरिटी टीम को वहाँ पहुँचने के लिए कहते हैं। अब डॉक्टर भी एयरपोर्ट आ गए थे, पर हानियो उन्हें फोन पर बताती है कि ली को कुछ लोग साथ ले गए हैं। इधर सियोन को कॉन्ग का मैसेज आता है कि मिसेस यांग किसी की भी बात नहीं मानने वाली है और इसीलिए सियोन परेशान हो रहा था। तभी चॉय उसके पास आता है और पूछता है वो गुंडा चेयरमैन का खास आदमी है, पर ली के इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी वो लोग ली को अपने साथ ले गए हैं। पार्किंग एरिया में वो लोग ली को ले जा रहे थे, तभी देखी उसकी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है, पर ली उसे समझाता है कि उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। दूसरी तरफ सियोन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो मिसेस यांग को चॉय के सामने वादा करता है कि वो ली को कुछ भी नहीं होने देगा। इसलिए सियोन चॉय को सिक्योरिटी टीम को वहाँ से हटाने के लिए कहता है। मिस्टर चॉय देखी को रेडियो पर वहाँ से हटने के लिए कहते हैं। डॉक्टर हानी को डिवाइस देते हैं और सिर्फ उससे ही ली की जान बचाई जा सकती थी। हम देखते हैं कि देखी को चॉय की बात माननी पड़ती है और उन लोगों को जाने देना पड़ता है, पर देखी को उस गुंडे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। और बाहर उसे जब सियोन किसी से फोन पर बात करते हुए सुनता है, जिसमें उसे पता चलता है कि ली को डायरेक्टर ने बुलाया है, तो वो तुरंत उन लोगों का पीछा करने निकल जाता है। अब सियोन उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां ली को ले जाया गया था और देखी भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है और गेट अंदर से बंद होता है, इसलिए देखी बाहर से ही नजर रख रहा था। वहां पहुंचकर सियोन उस गुंडे को ली को छोड़ने के लिए कहता है, पर वो गुंडा ली का इस्तेमाल करके सियोन से बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो उसे नहीं छोड़ता। जहां सियोन उसे हार्ड ड्राइव सबको बताने की धमकी देता है, जिससे कि उस गुंडे की सारी सच्चाई सामने आ सकती थी। और ये सुनकर वो सियोन पर गुस्सा होता है और उसे पंच मारता है। वो लोग ली को भी पीटने लग गए थे और सियोन के सर पर रॉड से मारते हैं, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और उसे बाहर ले जाते हैं। तभी ली को गुस्सा आता है और वो एक एक करके सबको मारता है। सियोन को बाहर ले जाते वक्त देखी छुपकर उन पर नजर रख रहा होता है। वो लोग सियोन को मारने लेके जा रहे थे। उसके बाद ली को सबको ऐसे पीटते देख हानियों पर हमला करने वाला गुंडा डर जाता है और बाहर आता है, जहाँ देखी उसे पकड़कर मारने लगता है। तभी ली गेट पर आता है और बहुत ही आसानी से गेट को नीचे गिरा देता है, जहाँ देखी अंदर सबको ऐसे घायल देखकर शौक ही रह गया था कि अकेले ली ने उन सबको कैसे मारा होगा। अब ली उस गुंडे को सियोन का पता पूछता है। फिर चॉय के लोग उन सभी गुंडों को पकड़ लेते हैं और चॉय को फोन पर बताते हैं कि उन्हें एयरपोर्ट का एक भी आदमी नहीं मिला है। उसके बाद ली और देखी भी वहां पहुंच जाते हैं जहां सियोन को ले जाया गया था। वो लोग ली को देखकर हथियार निकालते हैं, पर सियोन ली को बचाने के लिए कार से टक्कर मारने की कोशिश करता है, जिसमें सियोन की कार समुद्र के एज पर फंस जाती है, जिसे ली अपने हाथ की ताकत से बचा लेता है। और सियोन और बाकी के लोग उसे देखते ही रह गए थे। उसके बाद हानियों को यंगजू का कॉल आता है कि देखी और सियोन घर पहुंच रहे हैं, तो हानियों ऑफिस से जल्दी घर के लिए निकल जाती है, जहाँ मिसेस यांग मिस्टर चॉय से मिलती है और मिस्टर चॉय बताते हैं हैरानी की बात तो ये है कि सियोन एयरपोर्ट वालों का साथ दे रहा था, जहाँ यांग उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि अगली बार वो ऐसी गलती ना करे। उसके बाद मिस्टर चॉय को उसका फ्रेंड फोन करके कहता है कि गुंडों ने अपनी गलती मान ली है और ली भी अब ठीक है। उसके बाद देख की ली को घर छोड़ने आता है, क्योंकि ली का हाथ कुछ ठीक नहीं था। यहाँ ली को फ्लैशबैक के सीन्स याद आ रहे थे, जिसमें वो सियोन को कह रहा था जब उसकी मॉम उसके साथ नहीं थी तब सियोन उसके बड़े भाई की तरह ख्याल रखता था। सियोन को भी ली की वॉच देखकर याद आ रहा था
कि जब उसने ली के लिए वॉच ली थी तो उसकी मॉम को उसे देने के लिए कहा था और ली की मॉम ने सियोन को बताया था कि वो दूसरी शादी कर रही है, पर ली उनके साथ नहीं जा रहा है। इस बात से ये प्रूफ होता है कि ली के मॉम डैड ने कभी उसके बारे में नहीं सोचा था। सियोन और ली के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था। अब ली बेहोश था और हानियो ली के पास ही उसका ख्याल रखने के लिए रुकती है और उसी डिवाइस को देखती है। उसके बाद मिसेस यांग से कॉन्ग से सही फैसला करने के लिए कह रही थी, पर वो उस पर और मिस्टर लीवू पर गुस्सा होते हैं। लेकिन यहाँ मिसेस यांग उन्हें दूसरा दिन का वक्त देती है। कॉन्ग गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ लीवू उसे अच्छे दोस्त की तरह समझाता है और सही फैसला करने के लिए राय देता है। दूसरी तरफ सुबह ली की आँख खुलती है और वो हानियो को अपने पास पाकर बहुत खुश होता है। हानियो भी नींद से उठती है और कुक करने के लिए जा रही होती है। तभी डोर पर उसके लिए यंगजू ब्रेकफास्ट भेज देती है। ली भी अब खुश था और वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ ली को देखकर हानियो को डॉक्टर की बात याद आ रही थी, जिसमें डॉक्टर ने उसे किसी भी हालत में ली के डिवाइस को बंद करने के लिए कहा था, पर उसे ये सब ली के मर्जी के बिना करना ठीक नहीं लग रहा था। उसके बाद ली मिसेस यांग को रेसिग्नेशन लेटर देता है, क्योंकि वो अब डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका जाने वाला था और उसका मानना था वो अब शायद ही जिंदा लौटेगा, इसीलिए वो ये काम जीते हुए करना चाहता था। ये देखकर मिसेस यांग को बहुत दुख होता है और ये बात हानियो को भी बताती है, जिसकी वजह से हानियो उसके सामने बहुत रोती है और ली को रेडियो पर कॉल करके मिलने बुलाती है, जहाँ वो उसे हमेशा अपने पास रहने के लिए कहती है। पर असल में ली हानियो को और ज्यादा दुखी नहीं देखना चाहता था। वो उसे ये सब एक अच्छे सपने की तरह याद करने के लिए कहता है। हानियो उसे गले लगाकर बहुत रोती है। इधर मिसेस यांग ली का डेस्टिनेशन लेटर देखकर बहुत रोती है। उसके बाद ली सबको एक लास्ट पार्टी देता है, जिसमें सब बहुत एंजॉय करते हैं और पार्टी खत्म होने के बाद यंगजू नशे में थी, जहाँ देखी उसे संभालता है और उसे ये भी कहता है कि वो सिंगल है और उसका कोई बीएफ नहीं है। यंगजू भी उसके शोल्डर पर सर रख के सो जाती है और जब ली और हानियो पार्टी के बाद घर पहुंचते हैं तो हानियो वो रात ली के साथ स्पेंड करने के लिए कहती है और उसे किस करती है, जहाँ ली सोच रहा था कि उसका बस एक ही सपना था, जिसमें वो हानियो के साथ हर एक चीज करना चाहता था और सुबह उठकर वो बस हानियो का ही चेहरा देखना चाहता था। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ हानियो नींद से उठती है और ली के डिवाइस को स्टॉप करने वाला गैजेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ती है। तभी ली की नींद खुलती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है, पर हानियो से रिक्वेस्ट करती है कि इससे ही उसकी जान बचाई जा सकती है। तभी ली उसकी बात मान जाता है और वो डिवाइस उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हानियो हमेशा की तरह अपना काम ईमानदारी से कर रही होती है। वहाँ देखी को उसकी बचपन की दोस्त मिलती है और वो उसे फ्लर्ट करती है, जिसे देखकर यंगजू को गुस्सा आता है और वो कहती है कि देखी सिंगल नहीं है और इस बात से देखी को तो खुश होना ही था। दूसरी तरफ क्योयंग डायरेक्टर की सीट पर बैठकर बहुत ही खुश थी, पर असल में वो सीट मिसेस यांग की थी। एयरपोर्ट पर हानियो ली को याद कर रही थी, क्योंकि उसे वहां से गए 1 साल से ज्यादा हो गया था। उसके बाद हानियो उसी कैफे के बाहर से गुजरती है जहाँ से ली जाया करता था, पर वो कैफे भी बंद हो चुका था। यहाँ युन को अभी भी हानियो को अपना बनाना चाहता था और हानियो को ली का इंतजार था। उसके बाद हानियो को भीड़ इकट्ठे होते हुए दिखती है, जहाँ किसी ने बैरिकेड्स को तोड़ा था और हानियो को लगता है कि ली ने ही ये किया है, इसलिए वो दौड़कर ली को ढूंढने निकलती है। तभी उसे रोबोट के पास कोई दिखता है जो कि ली था, पर असल में हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता है। हानि उसे देखकर दौड़ के आती है और गले से लग जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।